रिकॉर्डिंग मत स्टार्ट करना, स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देना। ये अनलिस्टेड है ना ये? मेरे को थोड़ा इधर सरकाना और स्क्रीन के बीच में ही आ गया मैं। हेलो माइक चेक। ओटीटी पे नहीं चल रहा है, चल रहा है क्या उधर? उधर भी चला दो यार, ओटीटी पे भी। ये वैभव किधर है? और ये तू वो डेटा भर रहा है कि नहीं भर रहा उसमें? वो जो शेड्यूल, हाँ तो तू सबका भरना फिर, ऐसे क्या पागल है क्या तू? हर सब्जेक्ट का भरना फिर। अरे क्या करना है उसमें? आज सिर्फ क्या पढ़ा है वो क्लास होने के बाद भरना है तेरे को उसको? क्या एड़ा आदमी है तू, जाने दे। ए भाई तू भर दिया कर, तू क्या है देख। किधर है वो उसका, वो बुक किधर है? वो तला उसको दे देना। क्या वेस्ट आदमी है तो यार, छी। अरे तो वो रोज का काम है वो, क्या मैड है क्या तू? ओटीटी पे चेक कर ले भाई, वो ओटीटी पे नॉट वर्किंग कर। हाँ हो गया, रहने दे। पहला पन्ना खाली था, उसमें ऑडिट मैंने भर दिया, पीछे सब कॉस्टिंग का था। ठीक है, वो ऑडिट के लिए दूसरा ही दिया था ना तेरे को, ये क्या है? तूने भरा ही नहीं ऑडिट का। नहीं ऑडिट में मेरे को नहीं दिया। जाने दे, तूने जो भरा है ना उसको वो दे देना वो। ठीक है भाई, अपन क्लास के बाद तू मिल मेरे को, मैं तेरे को समझा दूं क्या करना है। ए पागल आदमी। चलो शुरू करें, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे। यस हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या बात है। तो बहुत ही आगे आ चुके हैं हम लोग ऑडिट सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। बहुत इंटरेस्ट आ रहा है आपको, है ना? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमको पढ़ना है। जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि ये जो टॉपिक है बहुत मजा आएगा पढ़ने के लिए। तो बिफोर वी प्रोसीड, आदत से मजबूर, पहले क्या करेंगे? रिविजन करेंगे एंड फिर उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे। चलो सो दोस्तों, आपका फेवरेट डेफिनेशन ऑफ ऑडिट क्या बोलता है? व्हाट इज द डेफिनेशन? चलो एवरीवन कॉन्सेंट्रेट, एट द बैक बेंच आल्सो, चलो कॉन्सेंट्रेट करो। व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट? Audit is defined as an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. सही बात है? Yes. अगला क्वेश्चन, what are the points that the auditor should consider so that the financial statements should not mislead anybody? Number one, the account should be prepared based on entries. The entries should be supported by evidence. Entries should not be omitted. अब वो accounts के अंदर दो बातें हैं, amounts and information. The information should be clear and unambiguous, and the amounts should be properly disclosed, described and classified. And then the account should give what? True and fair view. Next, third question, what are the objectives of audit? एकदम आराम से, what are the objectives of audit? Number one, to obtain reasonable assurance that financial statements as a whole are free from material misstatements. And number two, report and communicate as per the standards on auditing the auditing findings. आई बात समझ में? यस। अब उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट। रिलैक्स एकदम, बुक में बिल्कुल भी नहीं देखना है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट? इट शुड कवर, come on, what is the scope of audit? It should cover adequately all the aspects relevant to financial statements. Then we have to give what?
ओपिनियन, दो बातों पे ओपिनियन देना है, दैट दी अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डेटा इज व्हाट reliable and sufficient, and number 2, the information contained in the financial statements has been properly disclosed. सही बात है. अब ये दो चीजों को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी. क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी? नंबर 1, अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डेटा रिलायबल एंड सफिशिएंट है या नहीं, उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे? कैरी आउट नहीं, we have to do what? Study and evaluate accounting system and internal control. Number 2, carry out test, enquiries and other verification procedures. अब वो इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज है या नहीं, इसको एस्टैब्लिश करने के लिए क्या करेंगे? कंपेयर इट विद द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डेटा. नंबर 2, जजमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो कैसे होने चाहिए? कंसिस्टेंट. अब लास्ट 2 पॉइंट्स क्या कहते हैं? द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू वर्क आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कॉम्पिटेंस, और अगर उसके ऊपर कुछ कॉन्स्टेंट्स आ गए, सो वी विल गिव व्हाट? क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. ये क्वेश्चन क्या था? एकदम सही है. अब आपका फेवरेट क्वेश्चन, What are the different aspects to be covered in an audit? स्क्रीन पे देख के आपने कल बोला था इसको, इतना कॉन्फिडेंस था कि रिवर्स में भी बोला था. यस, चलिए ट्राई करेंगे आज बिना बुक में देखे. बी लॉयल टू योरसेल्फ, है ना? ओके, बोलो. अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, रिव्यू, चेकिंग, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, comparison with the underlying accounting records, then true and fair view, statutory requirements and last में reporting. एकदम सही है, परफेक्ट है. आगे बढ़ते हैं. What are the 2 different types of audit? सबसे वाहियात सवाल था, मैंने बोला था आपको. Required by law, not required by law, ऐसे भूलने का नहीं. What are the 2 different? मैंने इसलिए बोला, देखो आज थोड़ा से अटक गए. सबसे इजी क्वेश्चन है, बट फिर आपको जब मैं कल बोल रहा था कि नहीं ये ऐसे क्वेश्चन जाते हैं, कुछ भी सर, ये तो हम लोग को कभी भी मार्क्स मिलेंगे, बट ऐसे ही क्या हो जाता है? अटक जाता है. सो व्हाट आर द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट? रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ. सही बात है. अब मैं पूछूंगा, आप मुझे बोलना है कि वेदर इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ. कैन वी डू इट? यस. रैपिड फायर, मैं कुछ भी पूछेगा, आप कुछ भी जवाब देंगे. सही सही जवाब देना, कुछ भी जवाब मत देना. So point number 1, companies audit, fast, company audit, bank audit, public charitable trust, cooperative societies, HUF, क्या हुआ? Not required by law. LLP, partnership firm, specified entities under income tax act, electricity company, corporations set up by an act of parliament, individual. खत्म हो गया. सर ये बहुत ही वाहियात था. ये आगे बढ़ते हैं. अब अपन जो कल क्वेश्चन जाते थे डिस्कस कर रहे थे, वो क्या था? एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यहां तक है. कॉन्फिडेंस है क्या बच्चों? एकदम आराम से चल रहा है ना? यस. मतलब ये चैप्टर को पढ़ने का अपना 3rd डे है. बोलो आया ना? जितना पढ़ा उसके ऊपर सही है ना कॉन्फिडेंस. देखो 3 दिन अपन ने इतनी मेहनत करी, 10 मिनट भी नहीं लगा अपने को इतना रिवाइज करने के लिए. मतलब आर 6 आवर्स का वर्क 10 मिनट में रिवाइज हो रहा है बॉस. सही है ना? एकदम बेस्ट है. चलिए अब बात करते हैं एडवांटेजेस की, एकदम आराम से रिलैक्स एकदम. सो कितने एडवांटेजेस हो गए थे अपने पढ़ गए? 4 एडवांटेजेस. तो फर्स्ट एडवांटेज क्या था अपना? It safeguards the financial interest of the persons who are not associated with the management of the entity. अब second क्या बोलता है? It acts as a moral check. अब third point याद आना है कौन से? 3 point. So third point, fourth point, fifth point. अब third point एकदम सोच समझ के बोलना, दिमाग पे जोर लगाना, ठीक है ना? अभी आपको ऐसा लगता होगा जब ये रिवीजन चल रही है, अभी सर अभी तो पढ़ रहे थे हम लोग, ये रिवीजन का फायदा ऐसा लगता ही नहीं कि आप क्लास के बाद घर जाके वापस आए हैं, वापस पढ़ रहे. ये रिवीजन का ऐसा लगता है कि सर कंटिन्यूएशन में चल रहा है ये लेक्चर, है ना? तो इसका फायदा ये है. अब बताइए थर्ड पॉइंट क्या कहता है? इट हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ, वेरी गुड, लायबिलिटी फॉर टैक्सेस. नंबर 2, नेगोशिएटिंग
लोन्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन. एक बार फिर से बोलेंगे. इट हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी फॉर टैक्सेस, नेगोशिएटिंग लोन्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन. अब नंबर 2, इसके अंदर क्या कहता है? कल बहुत डिस्कशन किया था इसके ऊपर. इट हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ, याद करने कोशिश, हमारी मांगे, हमारी मांगे. तो क्या बोल रहे थे वो? इट हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स फॉर व्हाट? हायर वेजेस एंड बोनस. तो इसके लिए हमने उसको क्या बोला? कौन सा ऑडिट कर ले तू? कॉस्ट ऑडिट कर ले. याद है ना? ऐसा कुछ हमने बोला था उसको. हाँ. प्लस ऑल्सो इट हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स. कौन सा ऑडिट करने बोले थे उसको? फोरेंसिक ऑडिट. याद है ना वो एग्जाम्पल? आग लगी भागो. हाँ, खत्म हो गया. यहां तक इतना ही पढ़े थे हम लोग, 4 पॉइंट. गाइस कॉन्फिडेंस है क्या? एक बात ध्यान से सुन लेना. फर्स्ट, इट सेफगार्ड्स द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन्स हु आर नॉट एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी. सेकंड पॉइंट, इट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक. थर्ड पॉइंट, सेटलमेंट. फोर्थ पॉइंट, सेटलमेंट. फिफ्थ पॉइंट, सेटलमेंट. थर्ड पॉइंट हमने बोला, इट हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी फॉर टैक्सेस, नेगोशिएटिंग लोन्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन. फोर्थ पॉइंट हमने बोला, इट हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स फॉर हायर वेजेस, बोनस एंड इंश्योरेंस क्लेम्स. अब बात करेंगे 8th पॉइंट की, जो कि अपना है 5th पॉइंट. बोलो यस और नो. कॉन्फिडेंस इज गुड. सच्ची बोलो. यहां तक किसी को कुछ क्वेरी है कि सर अभी रिवाइज करते करते क्वेरी सर अभी बॉडी के अंदर आया, मेरे को पूछने का बहुत जोर से क्वेरी आया, ऐसा कुछ? ऑल गुड, ऑल गुड. चलो बेस्ट. एच वाला पॉइंट मतलब अपना 5th पॉइंट क्या कहता है? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटेड अकाउंट्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन और डेथ ऑफ अ पार्टनर. इट इज हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर. उस समय पे भी ऑडिटेड अकाउंट्स अपने को बहुत काम में आता है. अब कैसे? लेट अस हैव अ डिस्कशन. अब क्या होता है कि जैसे रोहन जो है वो सीए कर रहा है, अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं अभी इस स्टेज पे, मतलब अपने को हो गए 8-9 साल हो गए प्रैक्टिस करे, बराबर. अब वो मेरे से पढ़ रहा है, आने वाले 2-3 साल में वो सीए बन जाएगा. बन जाएगा ना? हाँ बन जाएगा. फिर वो बोलता है सीए बनने के बाद, अब मेरे को हो गए कितने, मान लो 12 इयर्स 13 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस. ही इज अ न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. वो बोलता है सर मेरे को बहुत जोर की इच्छा है मेरे को प्रैक्टिस करने का. वो क्या बोल रहा है? मेरे को सर प्रैक्टिस करने का है, मेरे को आपके फर्म में मेरे को आप पार्टनर बना लो, मेरे को ये ऐसा एक एक क्लाइंट इकट्ठा करो, फिर 1-2 साल बाद मेरे पास 5 क्लाइंट होंगे, 4 साल बाद मेरे पास 10 क्लाइंट होंगे. सर मेरे को ये जेस्टेशन पीरियड नहीं चाहिए, मेरे को डे 1 से बड़ा काम करना है. आई बात समझ में? तो मैंने बोला भाई ठीक है भाई, तू अपना स्टूडेंट है, तेरे को पार्टनर बनाने का है, बना लेंगे. बोला बस क्या सर, मजा आ गया सर सुन के. बट बोला ऐसा नहीं है भाई, रुक जा. तेरे को अगर पार्टनर बनने का है तो क्या है, तेरे को गुडविल का पैसा देना पड़ेगा भाई. 13 years I have built this name, reputation, client base, everything. Suddenly you are coming and you want to share in this firm, you want to become the partner of the firm. Okay, it's okay, but तेरे को उसका पैसा देना पड़ेगा भाई. There is a cost attached to everything. सबका खर्चा लगा है. तो बोलता सर इतनी छोटी बात, दिया, गुडविल भी दिया. बोलो कितना देने का है? तो मैंने बोला कुछ ज्यादा नहीं, 2 करोड़. कितना देने का है? 2 करोड़. हाँ भाई 2 करोड़. वो बोला सर 2 करोड़. ओके, नहीं वो तेरे ऐसा नहीं है, वो देगा वो, ठीक है. तो वो क्या बोला कि मेरे को पढ़ाते वक्त मत बोलना बीच में, है ना? हाँ. सो 2 करोड़ सर दिया, 2 करोड़, नो प्रॉब्लम सर, दिया. ओके, बट सर देखो अभी क्या है ना, वो बोलता है सर मैं भी तो सीए हूं ना सर, मैं भी समझता हूं, ये आपने गुडविल कैसे कंप्यूट किया सर बताओ? गुडविल कंप्यूट करने के लिए सर तरीके होते है ना, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ऐसा सर पढ़ा है हमने सर, ऐसा फाउंडेशन में पढ़ा है इसको. कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल सर फाउंडेशन में पढ़ गया है चैप्टर. आपने ये 2 करोड़ का फिगर लाया कहां से? वो बता दो, मैं पे करता हूं. आपको पैसा चाहिए ना, तो अब मैं उसको जब वो गुडविल का फिगर को उसको बताना है, वो किस बेसिस पे आया? प्रॉफिट के बेसिस पे. प्रॉफिट कहां से मिला? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स के बेसिस पे. तो वो गुडविल का फिगर सही है नहीं है, उसके लिए उसको कौन से अकाउंट्स लगेंगे? ऑडिटेड अकाउंट्स लगेंगे. सो दिस हेल्प्स
द ऑडिटेड अकाउंट है, लॉजिक समझो हर चीज का, सिर्फ ऐसा है अच्छा लग रहा है ऐसा नहीं है, उसका बेस समझो कि जो चीजें अपन ने, और मैंने वापस से आज रिपीट करता हूं, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड ऑडिटर यू हैव टू बी अ गुड इन अकाउंट्स। सारे अकाउंट्स के रेफरेंसेस आएंगे आपको, सारे अकाउंट्स के रेफरेंसेस आएंगे। सो आपने गुडविल कंप्यूटेशन के अलग अलग तरीके आपने पढ़े हुए, आई बात समझ में? तो वो क्या बोलता है, सर मैं पार्टनर बनने के लिए तैयार है, गुडविल का पैसा भी देने के लिए तैयार है, क्या बेसिस पे? तो वो बेस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगेंगे, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जेन्युइननेस एस्टैब्लिश करने के लिए दे शुड बी व्हाट? ऑडिटेड। आई बात समझ में? दी एडवांटेज क्लियर है एकदम? यस सर। आगे वो और क्या बोलता है, इट हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑल्सो एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब डेथ में भी लिखा है यहां पे, डेथ में भी। अब उसमें क्या होता है, अब आप समझिए यहां पे क्या हुआ, जैसे अपन देखते हैं कि सर यहां पे 4 पार्टनर्स है, ए बी सी एंड डी, बराबर? कितने पार्टनर्स है? 4 पार्टनर्स है, ए बी सी डी। अब यहां पे ये जो डी वाला पार्टनर है, ये डी वाला जो पार्टनर है, ये क्या हो गया, ये टपक गया, ये डी डेड, डी क्या हो गया? डेड हो गया। अब यहां तक इस फर्म ने 20 लाख का मुनाफा कर लिया था, प्रॉफिट कर लिया था। अब डी का जो शेयर है ये कितना है? 5 लाख। बोलो इक्वल शेयरिंग 5 लाख, बोलो हाँ या ना? यस सर, एक नंबर। अब क्या हुआ, ये तो चल बसा ना, ये तो ऊपर वाले को प्यारा हो गया ये। अब इसके जो लीगल हायर्स है ये आ गए, डी मर गया रे, ठीक है मर गया भाई, उसका पैसा बाकी था, हाँ ठीक है बाकी था, दो ना। फिर वो पार्टनर एबीसी बोलते हैं 2 लाख रुपए निकल रहे हैं, कितने दिए उसको? 2 लाख रुपए निकल। अब वो लोग श्योर नहीं है कि सही में इसका शेयर जो है ये 2 लाख आता, 5 लाख आता, 10 लाख आता, कितना आता, दे आर नॉट श्योर। आपने पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़ा है आपने बचपन में फाउंडेशन में, जिसमें आपने ये भी पढ़ा है कि लीगल हायर्स कैन नॉट एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज वेल। लॉजिक, हर चीज का लॉजिक। अपने पार्टनरशिप एक्ट में यह भी पढ़ा है कि द लीगल हायर्स कैन नॉट एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आई बात समझ में आपको? कर सकते हैं क्या वो लोग? नहीं कर सकते। तो अब ये लीगल हायर्स को भाई कंफर्म करने का, वो लोग तो एक्सेस नहीं कर सकते, ये लोग ने तो 2 लाख रुपए टिका के बोल दिया चलो हो जाओ रवाना। अब करे तो क्या करे, क्या करे? तो भाई ऑडिट कराओ। जब भी ये क्वेश्चन आता है करे तो क्या करे, क्या करे? ऑडिट करा, ऑडिटर को बुलाओ, ऑडिटर बुक्स को चेक करेगा, वो इंडिपेंडेंटली, वो बायस नहीं होगा ना, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करेगा, और वो क्या करेगा भाई, जो भी प्रॉफिट का पोजीशन है टिल द डेट ही वाज अलाइव, जब तक उसका तब तक उसका प्रॉफिट का शेयर बनता है ना, जब तक उसने काम किया, जिस दिन टपका उस दिन से आगे वो सिर्फ एबीसी में बटेगा। आई बात समझ में? तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स फॉर एडमिशन एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। आई बात समझ में? फिर ऋषभ वो बोलता सर फिर रिटायरमेंट भी जोड़ देते हैं यहां पे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सर अकाउंट्स में तीनों बढ़ गया है, फिर रिटायरमेंट क्यों नहीं जोड़ा आपने यहां पे? सही है ना एकदम? रिटायरमेंट में वो जिंदा है, अभी हम जिंदा है। आई बात समझ में? वो एक्सेस कर सकता है, वो चेक कर सकता है। एडमिशन के केस में नया व्यक्ति आ रहा है, इसके लिए उसको भरोसा नहीं है, डेथ में वो चला गया है, और जो लीगल हायर्स है वो एक्सेस नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? ये मैंने क्यों यहां पे जानबूझ के मुद्दा क्यों उठाया, आप समझो? जो नहीं है फिर भी मैं वो चीजों का रेफरेंस देना पड़ेगा। एमसीक्यू में आ गया तो, एमसीक्यू में आ गया तो ऐसे केस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रू और फॉल्स में इंपॉर्टेंट है, ये 1-1, 2-2 नंबर के लिए चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया 8th वाला पॉइंट आपको? सो ये अपना सेटलमेंट का 5th पॉइंट। बताइए क्या कहता है 5th पॉइंट? बोलना पड़ेगा आपको, बोलो। इट हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। क्लियर है एकदम? एनीवन? एनी डिफिकल्टी? नो। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे 5 पॉइंट होने के बाद, अब लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, आय वाला पॉइंट। इट ऑल्सो हेल्प्स, इट ऑल्सो असिस्ट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में ऑल्सो रिक्वायर वॉट? ऑडिटेड एंड सर्टिफाइड स्टेटमेंट्स बिफोर दे गिव एनी असिस्टेंस और इशू अ लाइसेंस फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड। गवर्नमेंट को भी जब आपको किसी तरीके का असिस्टेंस देना है, असिस्टेंस मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल एड गवर्नमेंट को देना है, या आपको कोई भी धंधा करने के लिए आपको लाइसेंस इशू करना है,
तो गवर्नमेंट को सर्टिफाइड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगते हैं। सर ऐसे कौन से सिनारियोज है, कौन से सिचुएशंस है? जैसे एक सिंपल एग्जांपल, अगर आप को फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस शुरू करना है, फॉरेक्स का, हैव यू हर्ड कि देयर इज अ बिजनेस आल्सो कॉल्ड एज फॉरेक्स? मतलब जिसमें आप समझिए, जिसमें आप करेंसी को खरीद बेच सकते हो, ये कोई भी नहीं कर सकता है। अब मान लो अभी जैसे आप ऑनलाइन में ये देखते हो क्या कि भाई रुपी वर्सेस डॉलर ये रेट चालू है, रुपी वर्सेस यूरो ये रेट चालू है, पाउंड का ये रेट चालू है। तो आपने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, इसमें अपन खरीद फिरोत करते हैं, मस्त एकदम पैसा कमाएंगे फ्लक्चुएशन में। तो आपने बोला चलो मैं अभी क्या बनता हूं, एक्सचेकर बनता हूं एक्सचेंज करने के लिए। मैं क्या कर रहा हूं, इससे डॉलर खरीद रहा हूं, इसको डॉलर बेच रहा हूं, इससे पाउंड खरीद रहा हूं, पाउंड खरीद रहा हूं। ये आप अपने आप से दुकान डाल के ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आपको इसका लाइसेंस लेना पड़ता है। इसमें दो टाइप के लाइसेंसेस मिलते हैं, एक FFMC फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर और एक RMC रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर। फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर मतलब आप खुद से क्या कर सकते हो, खरीद फिरोत कर सकते हो ऑन योर ओन, बराबर। एंड रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर RMC मतलब जो एक FFMC है, फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर है, उसका आप एक एजेंट बन जाओ। आई बात समझ में? बट दोनों के लिए आपको RBI से, RBI मतलब गवर्नमेंट ही कहेंगे यहां पे, अरे बोलो भाई। सो RBI से आपको क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब वो लाइसेंस के लिए RBI की रिक्वायरमेंट्स है कि आपका नेट ओन फंड्स 20 लाख का होना चाहिए, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, उसका पास्ट ईयर का इतना प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो इनको ये ऑडिटेड रिपोर्ट्स, नेटवर्थ सर्टिफिकेट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना है, उन्हें सबमिट करने हैं। वो जब क्रॉस चेक करेंगे कि हाँ ये सब एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, सीए का सर्टिफिकेट है, तब जाके आपको वो क्या करेंगे, आपको वो लाइसेंस देंगे। अदरवाइज आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। आप बोलोगे मैं ऐसे ही अप्लाई कर लूं, नहीं होगा वो। आई बात समझ में आपको? सो ये है ऐसा एक गवर्नमेंट गिव्स अ लाइसेंस फॉर ट्रेड। दूसरा, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना है, ये किसका हो गया, ये FFMC का। दूसरा आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का करना है। अब बहुत लोग करते हैं आज के तारीख में, वो लोग कोई भी सीरियल्स, पल्सेस वगैरह जो है बाहर से मंगवाते हैं, मलेशिया यहां वहां से कहीं कहीं से तो मंगवाते हैं, और यहां पे इंडिया में उसको बेचते हैं, वहां से सस्ते में मिलता है, यहां पे उसको थोड़ा महंगे में प्रॉफिट में बेचते हैं उसको। बहुत लोग करते हैं सीरियल्स का डील, स्पाइसेस का डील बहुत करते हैं, या एक्सपोर्ट करते हैं। राजस्थान से स्पाइसेस मंगवाते हैं और बाहर दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते, कंटेनर बल्क में धंधा होता, वो कंटेनर बिकते। मेरा एक दोस्त है राजस्थान में, वो उसका क्या बोलते हैं उसको, करोड़ों का टर्नओवर है। कितना करोड़ मतलब 50-60 करोड़ का टर्नओवर है उसका, उसमें उसको 20-30% प्रॉफिट मार्जिन है उसको। वो सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता कंटेनर्स, और कहां कहां बेचता वो, ईरान में भेजेगा, इराक में भेजेगा, दुबई में भेजेगा, जो ये ऐसे कंट्रीज है ना, अरब कंट्रीज है ना, उनमें बेचता, क्योंकि वहां पे डिमांड ज्यादा है उसकी, और ये सब चीजें उगते नहीं है वहां पे। कॉन्टैक्ट से सेट कर लिया, खलास, मस्त एकदम। तो आप समझिए ये लोग बिजनेस करते हैं। बट अब उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा करना है, क्या चाहिए उसको, लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस के लिए गवर्नमेंट को आपके लास्ट 3 इयर्स 4 इयर्स के आपका रिकॉर्ड चाहिए, नेटवर्क सर्टिफिकेट, क्योंकि तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तुम कौन हो, क्या धंधा करते हो, ये सरकार को चाहिए। समझ रहे बात को? फाइनेंशियल असिस्टेंस, आप स्टार्टअप कर रहे हो शुरू, गवर्नमेंट आपको ई मुद्रा के माध्यम से आपको सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, आपको उस पर आपको लोन देते हैं। उसमें भी क्या, आपको डॉक्यूमेंट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सब आपको सबमिट करना पड़ता, मालूम है आपको? स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है, यू नो दैट, मुद्रा लोन होता है वो, है ना? हाँ, तो ऐसी बात है वो। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें गवर्नमेंट को भी क्या चाहिए, आपसे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो दैट इज ऑल्सो व्हाट एन एडवांटेज, कि अगर हम लोग, आप क्या कर रहे हो, आप समझिए आपके काम के फायदे बता रहे हैं हम यहां पे आपको, कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प व्हाट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड व्हाट असिस्टेंस एंड ऑल्सो इशू व्हाट लाइसेंसेस फॉर ट्रेड। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप जो ये एग्जाम्पल सुनते हो, समझते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, आपने उनको नोटिंग भी करना जरूरी है, बराबर। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये जो डिस्कशन क्लास में क्या हुआ, जब ये आप सिर्फ वो एग्जाम्पल लिखते हो तो क्लास का पूरा डिस्कशन आपको याद आएगा। मैं एक एक लाइन पे 5-5, 10-10 मिनट डालता हूं मैं, किस चीज के लिए, कि भाई बाद में वो डिस्कशन आपको रिकॉल होना चाहिए। आई बात समझ में आपको? मतलब, और एग्जाम में भी ऐसा होगा कि ऐसा लगेगा आपको कि हर्षद सर की आवाज कानों में गूंज रही है, हर्षद सर बाजू में बैठे।
ऐसा, इसके लिए इतना डिटेल में अपन डिस्कशन करते। तो चीजें नोट करिए, उन चीजों को लिखिए, समझ रहे बात को? यस। बुक को खराब करो, हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, मार्किंग करो। फिर से दोहरा रहा हूं, ये बुक अपने को सिर्फ इसी अटेम्प्ट के लिए यूज करनी है। ऐसा किसी का विचार है कि नहीं सर अगले अटेम्प्ट तक के लिए तो अच्छी रखाऊं फिर अच्छे से करूंगा, नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं। कचरा करो, भरो ना उसको, जितना लिखोगे उतना आपको ज्यादा जल्दी रजिस्टर होगा दिमाग में। आई बात समझ में? यस। सो 5th पॉइंट होने के बाद 6th पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा? इट ऑल्सो हेल्प्स गवर्नमेंट टू प्रोवाइड असिस्टेंस। तो वहां असिस्टेंस के नीचे ब्रैकेट में लिखने का, एक एक चीज नहीं बोल सकता रे, ऐसा लिखने का फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल एड, असिस्टेंस का मतलब लिखने का, सपोर्ट, लिखते जाने का, क्या फर्क पड़ता है, अलग अलग सिनोनिम्स लिखते जाओ। बराबर, यही चीजें आपको जब उसके अच्छी मीनिंग समझ में आता है ना, वो चीजें जल्दी रजिस्टर होती है। सो इट लिखते जाओ, और आज से मैं बार बार नहीं बोलेगा अभी, है ना। सो इट प्रोवाइड्स, इट ऑल्सो हेल्प्स गवर्नमेंट टू प्रोवाइड व्हाट? असिस्टेंस एंड इशू व्हाट? वेरियस लाइसेंसेस फॉर ट्रेड। सही है एकदम? यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहां से। यहां तक कोई क्वेरी किसी को? तो कितने पॉइंट्स हो गए अपने? 6 पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट, बोलना पड़ेगा, एक्टिव रहो, नहीं बोलोगे तो बहुत ऊपर जाओगे, ट्रांस में इतना ऊपर जाओगे, नींद लगेगी, ऐसा मतलब माहौल एकदम अलग, विषय अलग। फिर आप सही में बोलोगे कि अर्षद सर के क्लास में मजा आया, क्या नींद आई, आहा, मतलब सर जो रात में हमारे बेड पे नींद नहीं आती वो आपके क्लास में आ गया, आहा हा, है ना, जन्नत। ऐसा नहीं करने का है ना। कम ऑन, एक्टिव रहो, बोलते जाओ, है ना, बड़बड़ करते जाओ, आपस में नहीं, मैं जो बोलता हूं उस टाइम पे बोलो। It safeguards the financial interest of the persons who are not associated with the management of the entity. Second point, it acts as a moral check. Third point, fourth point, fifth point, sixth point, government को help करेगा। समझ में आई बात आपको? Yes. Easy है ना अभी एकदम? Yes. अब जाते हैं 7th point के पास। अभी अपने बचते हैं सिर्फ 3 पॉइंट, एकदम आराम से। So क्या कहता है यहां पे? अब ये बहुत ही आसान पॉइंट है, एफ वाला पॉइंट पहले पढ़ेंगे, अभी लास्ट के जो 3 पॉइंट्स है उसमें ये फर्स्ट पढ़ेंगे। वो क्या कहता है? ऑडिट असर्टेन्स वेदर द नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अलाइड रिकॉर्ड्स हैव बीन प्रॉपरली केप्ट एंड हेल्प्स द क्लाइंट इन मेकिंग गुड डेफिशिएंसीज और इनएडिक्वेसीज इन दिस रिस्पेक्ट। मतलब क्या? देखो, सबसे पहले क्या होता है जब ऑडिटर ऑडिट करता है, किसके ऊपर करता है? ये एकदम बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। किसके ऊपर करता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे ऑडिट करता है। वो जब ऑडिट करेगा तो वो क्या चेक करेगा? देखो, उसको एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मिलता है, और वो चेक करके क्या देखेगा कि वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन मेंटेन्ड और नॉट। आपको याद होगा सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 3 में भी अपने को एक ड्यूटी लगी हुई अपने ऊपर कि अपने को रिपोर्ट करना है कि वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ हैज बीन मेंटेन्ड। ये रिपोर्ट करना है सर, बोले सर। तो भाई अपना ऑडिट का वो फर्जी बनता है कि भाई जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेंगे तो हम लोग रिपोर्ट करेंगे मैनेजमेंट को कि भाई आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स और उससे जुड़े हुए जो रिकॉर्ड्स है क्या वो आपने प्रॉपरली मेंटेन करे हैं या नहीं। अब ये चेक करने के बाद सिंपल सी बात है बेटे, क्लाइंट का क्या एडवांटेज इसके अंदर? क्लाइंट को ऑडिट का क्या फायदा होगा इसमें? प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है नहीं है भाई, इसमें क्या गलतियां हुई है, जो डेफिशिएंसीज है, जो इनएडिक्वेसीज है, जो शॉर्टकमिंग्स है, बराबर, जो एरर्स है, बराबर, जो रॉन्ग एक्टिविटीज है, वो क्या करेगा ऑडिटर? वो पिन पॉइंट करके बताएगा कि देखो भाई यहां पे ये एंट्री आपने रिकॉर्ड नहीं किया, एरर ऑफ ओमिशन हो गया, यहां पे एरर ऑफ कमीशन हो गया, यहां पे प्रिंसिपल का एरर हो गया, क्लाइंट को बताएगा। अब क्लाइंट को जब ये गलतियां पता चलेगी तो क्लाइंट क्या करेगा? ही विल मेक गुड those deficiencies or inadequacies. You get the word from there. वो क्या करेगा? He will make good the deficiencies or inadequacies. जो shortcomings है, जो inadequacies है, वो bad थे, उनको वो क्या करेगा? good, मतलब वो rectify करेगा। उस good का मतलब क्या हुआ? rectify. So basically audit करके क्या हो जाएगा? Client will be able to do rectification of errors. आई बात समझ में आपको? क्लाइंट विल डू व्हाट? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसीलिए जब आप सीए बनते हो, बनने के बाद जब ऑडिट करते हो, एक सिंपल एग्जांपल, आपको अकाउंट्स में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको सिखाया जाता है।
आप क्लाइंट के लिए बीआरएस बना के दोगे, उनको बताओगे कि ये देखो एरर्स है, व्हाट यू गेट द डिफरेंस इज नथिंग बट दी बिकॉज ऑफ एरर्स ना। क्लाइंट को जाके बोलोगे देखिए एरर्स हो गए, फिर क्लाइंट क्या करेगा, उसको रेक्टिफाई करेगा। सो दैट इज द हेल्प यू एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आर प्रोवाइडिंग टू योर क्लाइंट्स, एंड बीआरएस इज देन अ पार्ट ऑफ योर ऑडिट प्रोसीजर। अकाउंट्स में सीखते हैं, करना पड़ता है, बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट। आपने देखो एक्चुअली कभी आपने पूछा भी नहीं होगा आपके अकाउंट्स के सर को या मैम को कि मालिक ये हम लोग कर क्यों रहे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा भी नहीं है, बट फिर भी आपने कभी पूछा नहीं है सवाल। हमको क्यों ही पूछना, क्या ही है, ठीक है सिलेबस में पढ़ लेंगे। हर चीज का वाई समझना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में कि वाई यू डू इट, because when you do that it's a audit process, you find out the discrepancies and communicate to the client and that client will do all the rectification of errors. auditor का काम नहीं है रेक्टिफाई कराना, ऑडिटर का काम है क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना, रेक्टिफिकेशन करना मेरा काम है क्या? नहीं, मेरा काम ही नहीं है। मैं सिर्फ तुमको क्या गलतियां है वो बताएगा और उसके बेसिस पे मैं अपना ओपिनियन देगा। आप समझ रहे बात को? मेरा काम एडवाइस देना नहीं है, इसको ऐसा करो वैसा करो, मेरा सिर्फ ओपिनियन देना है। आई बात समझ में कि वेदर इट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स और नॉट। आई बात समझ में? तो क्या कहता है आई वाला पॉइंट, क्या कहता है? अरे आई वाला पॉइंट मतलब सॉरी फर्स्ट वाला पॉइंट एफ वाला क्या कहता है यहां पे? ऑडिट असर्टेन्स वेदर necessary books of accounts and allied records have been properly kept and helps the client, that help is the advantage, and helps the client in making good deficiencies or inadequacies. आई बात समझ में? वो गुड को अपने को क्या करना है, लिखना है, रेक्टिफाई कर सके। पॉइंट क्लियर एकदम? बेस्ट है। चलिए आगे। अब उसके बाद जब हम लोग ये देखते हैं सो अब क्या होता है, ऑडिट ऑल्सो हेल्प्स इन व्हाट? सेकेंड पॉइंट, ये गुड बुक्स ऑफ अकाउंट्स का चेक कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं, ई वाला जो लास्ट 3 पॉइंट्स है उसमें फर्स्ट ये पढ़ेंगे, सेकेंड वो इजी लगता है ऐसे। ई वाला पॉइंट क्या कहता है? एन ऑडिट कैन ऑल्सो हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ वेस्टेजेस एंड लॉसेस टू शो द डिफरेंट वेज बाय विच दिस माइट बी चेक्ड, especially those that occur when due to absence or inadequacy of internal checks or internal control measures. वो क्या करता है अल्टीमेटली? आप समझिए यहां पे वो क्या कहता है, ऑडिट हेल्प्स इन व्हाट? डिटेक्शन ऑफ वेस्टेजेस एंड लॉसेस। वेस्टेज एंड लॉसेस मतलब आपका कहां लॉस हो रहा है, कहां वेस्टेज हो रहा है, ये ऑडिट आपको हेल्प करेगा ढूंढने के लिए। एक सिंपल एग्जांपल, यू डू द स्टॉक ऑडिट। एग्जांपल्स लिखते जाओ, समझते जाओ, उसको फील करते जाओ। स्टॉक ऑडिट करूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा? कितना इन्वेंट्री है, कितना इन्वेंट्री आपने एक्सेस होल्ड किया है, कितना आपने कम शॉर्टेज है आपका। आई बात समझ में? आपका इन्वेंट्री कितना बुक्स में है बट एक्चुअली कितना है, कितना आउटडेटेड, एक्सपायर्ड, ऑब्सोलीट, क्या बोलते हैं उसको, वो पेरिश, क्या क्या हुआ है इन्वेंट्री का, ये कब पता चलेगा? इन्वेंट्री का एक्चुअल स्टेटस कब पता चलेगा? जब आप इन्वेंट्री को वास्तविक में चेक करोगे तब। भाई आप समझिए स्पेशली ये कब काम में आएगा? जब आपके पास इनएडिक्वेट इंटरनल चेक्स या इंटरनल कंट्रोल्स है। आपने कुछ ऐसा खास कंट्रोल नहीं लगाया स्टॉक को चेक करने के लिए, समझ रहे बात को? उस समय पे खास तौर पे ऑडिट का तो फायदा होगा ही होगा आपको। बोलो होगा कि नहीं होगा? देखो भाई, अगर हमारे पास इंटरनल कंट्रोल है कि हम भी पीरियोडिक बेसिस पे स्टॉक को देखते रहते हैं, हमारे पास भी इंटरनल कंट्रोल है कि हम लोग ने रीऑर्डर लेवल सेट किया है, हम ईओक्यू पे ही मटेरियल ऑर्डर करते हैं। अगर वो एक आखिर, आज बताइए, वो ईओक्यू, रीऑर्डर लेवल, ये सारे आखिर है क्या? कंट्रोल मेजर्स ही है ना। आखिर ये क्या है? कंट्रोल मेजर्स ही है। बराबर। जो कॉस्टिंग में पढ़े थे, हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि हम क्लाइंट को इसकी सलाह दे सके कि भाई देख, तू ये कंट्रोल्स भी लगा सकता है जिससे तू तेरे कॉस्ट कम कर सकता है, लॉसेस को एलिमिनेट कर सकता है। आई बात समझ में? अब यहां पे अगर वो लोग ये इस्तेमाल नहीं कर रहे तो मतलब क्या हुआ? वो लाइन का मतलब क्या हुआ? देयर इज इनएडिक्वेट इंटरनल चेक्स और इंटरनल कंट्रोल्स। तो उस समय पे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऑडिट तो आपको हेल्प करेगा टू फाइंड आउट दोस वेस्टेजेस और लॉसेस। फिर अपन वो पढ़ते थे ना, ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू, हम उसको कंपेयर करके बताएंगे। समझ रहे बात को?
हम उसको कंपेयर करके बताएंगे कि देख भाई ईओक्यू पे ऑर्डर करेगा तो इतना खर्चा आएगा, नॉन ईओक्यू पे ऑर्डर करेगा तो इतना खर्चा आएगा, दिस विल रिजल्ट इनटू योर सो मच ऑफ सेविंग और दिस विल रिजल्ट इनटू सो मच ऑफ योर एक्स्ट्रा कॉस्ट, दिस इज द लॉस यू विल इनकर। सुन ले मेरी बात को, दिस इज व्हाट द ऑडिटर इज गोइंग टू डू। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो या आप ऑडिट के लिए पढ़ते हो, समझ रहे कि इट विल हेल्प इन व्हाट डिटेक्शन ऑफ वेस्टेजेस एंड लॉसेस। तो आप समझिए कनेक्शन, हम लोग सबसे पहले जाएंगे और चेक करेंगे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या नहीं, और उसी के साथ साथ हम लोग क्या पता लगा सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करके कि यहां पे कोई वेस्टेजेस एंड लॉसेस है या नहीं है। आई बात समझ में आपको? यस। एंड फिर नेक्स्ट पॉइंट, अब जी वाला पॉइंट, दैट इज द थर्ड पॉइंट वी विल स्टडी। वो क्या कहता है? एज एन अप्रेजल फंक्शन। अप्रेजल मतलब इवैल्यूएशन, अप्रेजल मतलब इवैल्यूएशन। हम लोग इवैल्यूएट करते थे ना, अप्रेज, इसका परफॉर्मेंस को अप्रेज करो, मतलब इसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करो। सो एज एन अप्रेजल फंक्शन द ऑडिट रिव्यूज द एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ वेरियस कंट्रोल्स। डू यू एग्री? आप याद करने की कोशिश करो। व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ योर ऑडिट? नंबर 1 अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। नंबर 2 रिव्यू। रिव्यू में हम लोग क्या करते हैं? रिव्यू में हम लोग क्या देखते हैं कि वो कंट्रोल्स सफिशिएंट है या नहीं है। तो आप समझिए एज एन इवैल्यूएशन प्रोसेस हम लोग यही रिव्यू करते हैं ना कि कंट्रोल सफिशिएंट, मतलब वो कंट्रोल्स, आप समझिए कंट्रोल्स है क्या, बराबर, एंड कंट्रोल्स अगर है तो वो कंट्रोल्स चलते हैं क्या, यही अपने को देखना है। एंड इफ यू रिमेंबर 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई, वेदर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एग्जिस्ट एंड आर इन ऑपरेशन, ये पॉइंट अपन रिपोर्ट करते हैं। अपना ऑडिट का काम है वो, समझ रहे? सब कनेक्शन है, सब कनेक्शन है। तो वो भी आपका ऐसा रिवाइज होते जाएगा। तो क्या बोलता है, जिससे कि हम लोग क्या करेंगे इन दी ऑर्गेनाइजेशन एंड रिपोर्ट्स वीकनेसेस इनएडिक्वेसीज इन देम। तो हम लोग क्या करेंगे, उन इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर जो खामियां हैं, जो वीकनेसेस है, हम लोग वो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट भी करेंगे कि देखो यहां पे ये वीकनेसेस है, इसके वजह से आपका और नुकसान हो सकता है। सो कनेक्शन आप देख रहे हो कैसे याद रखने के लिए है। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करते समय वी विल बी एबल टू डिटेक्ट वेस्टेजेस एंड लॉसेस। ये वेस्टेज एंड लॉसेस किसके वजह से आए? बिकॉज ऑफ वीक इंटरनल कंट्रोल्स। तो वी विल रिपोर्ट दोस वीकनेसेस। आई बात समझ में? बस ध्यान में रखना है इंटरनल कंट्रोल्स में अपने को क्या रिव्यू करना है एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, कि वो कंट्रोल्स है क्या और वो कंट्रोल्स चलते हैं क्या। आई बात समझ में? अपने आप के लिए एक बार वो सारे के सारे पॉइंट्स जो है आप पढ़ लीजिएगा, फिर एक बार फिर से उसको अपन रिवाइज करेंगे। बोलो। रिव्यू में हम लोग उसको क्या करते हैं, देखते हैं कि वो कंट्रोल्स जैसे है वैसे चलते हैं या नहीं, और रिव्यू होने के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। टू कम्युनिकेट इज नथिंग बट टू रिपोर्ट। तो ये 7 पॉइंट्स है अपने, इजी है एकदम। अब एकदम आराम से प्यार मोहब्बत से क्या हम लोग इसको एक एक पॉइंट को सोच सोच के हम लोग बोल सकते हैं क्या इसको? हे गाइस कम ऑन, ट्राई करेंगे। मेरी बात को समझना, टूटा फूटा क्यों ना हो, आधा अधूरा क्यों ना हो, इंपॉर्टेंट यह है बोलने की कोशिश करो, दिमाग पे जोर लगाओ, उसको बोलो कि तुम कर सकते हो करके, अपने आप पे भरोसा रखना, ठीक है? एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। बोलिए क्वेश्चन क्या था अपना? एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा था एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट ऑडिट, अब पढ़ रहे एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आराम से। पॉइंट नंबर 1, सेफगार्ड्स द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द पर्संस
who are not associated with the management of the entity. Number 2, it acts as a moral check. Third point, fourth point, fifth point, sixth point, government. अब 7th, 8th और 9th, 9 पॉइंट्स है टोटल. क्या बात है, मेरे को तो लगा 7 पॉइंट है. हाँ, इधर बीच में और पॉइंट्स है ना. मैं हाँ, सो अब 3 पॉइंट्स, लास्ट के 3 पॉइंट्स क्या चेक करना है. एक तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फिर उसके बाद डिटेक्शन ऑफ वेस्टेजेस एंड लॉसेस एंड रिपोर्ट वीकनेसेस. वापस एक बार लास्ट 3 पॉइंट्स. प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने से मिलेगा वेस्टेजेस एंड लॉसेस, एंड वो मिलने के बाद रिपोर्ट करेंगे किसको, वीकनेसेस को. और एक बार फर्स्ट पॉइंट, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डिटेक्शन ऑफ वेस्टेजेस एंड लॉसेस एंड रिपोर्ट वीकनेसेस. क्लियर एकदम? यस. शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. अब ये क्या बोलता है, ध्यान से सुनना. जब से ऑडिट पैदा हुआ है, जब से ऑडिट पैदा हुआ है, तब से लेके ऑडिट के अंदर ये खामियां मौजूद है, ये लिमिटेशंस उसके अंदर प्रेजेंट है. जब से ऑडिट पैदा हुआ है तब से. आई बात समझ में? सो दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. क्या बोलेंगे? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. सही है एकदम? यस. अब ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन आएगा, वाई द ऑडिटर, लिखना पड़ता है, सिर्फ सुन के अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है सर. हाँ, वाई द ऑडिटर ऑलवेज गिव्स, वाई द ऑडिटर ऑलवेज गिव्स a reasonable assurance and reasonable assurance. Why the auditor always gives an reasonable assurance rather than an absolute assurance. आपको अभी ये वर्ड्स में डिफरेंस पता होगा ना, रीजनेबल किसे कहते हैं और एब्सोल्यूट किसे कहते हैं. ऐसा भी एक क्वेश्चन आएगा, वो क्या है, why an auditor always gives an reasonable assurance rather than एब्सोल्यूट एश्योरेंस. क्या बोलोगे? क्यों भाई, तू रीजनेबल क्यों बोल रहा है, 100% क्यों नहीं बोल पा रहा है तू? वो बोल रहा है भाई मेरा दर्द समझ, ऑडिट के अंदर कुछ लिमिटेशंस है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑडिट के अंदर कुछ लिमिटेशंस है, उसमें कुछ खामियां हैं. उन खामियों के वजह से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हम हमेशा रीजनेबल देते हैं, एब्सोल्यूट नहीं. दूसरा क्वेश्चन, Why the audit risk, लिखो लिखो, दूसरा क्वेश्चन, सुनने में मजा आ रहा है ऐसा नहीं है, लिखना भी पड़ता उसको. Why the audit risk, why the audit risk cannot be reduced to zero, why the audit risk cannot be reduced to zero. आई बात समझ में? क्यों ऑडिट रिस्क जीरो क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या रहेंगे, लिमिटेशंस रहेंगे. पहले थोड़ा चर्चा करते, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन जो मैंने लिखा है आपको, ऑडिट रिस्क जीरो क्यों नहीं हो सकती है. पहले ऑडिट रिस्क क्या है इसको समझते हैं, क्योंकि क्या है, आपको ऑडिट रिस्क का मतलब ही नहीं मालूम. मालूम है आपको? नहीं सर, ऑडिट रिस्क क्या, हमको रिस्क का मतलब नहीं मालूम. मालूम? अरे रिस्क, एनीवन, चलो व्हाट इज रिस्क? खतरा, मतलब रिस्क इज डेंजर. अच्छा, फिर ऐसा वो हाईवे पे या कहीं या कोई हैजार्ड साइन वहां पे ऐसे क्यों नहीं लगाते, रिस्क. व्हाट इज रिस्क? चांसेस मतलब बेटे प्रोबेबिलिटी, नॉट रिस्क. पूरा, तो दैट इज बैड थिंग, ओमेन, इट इज नॉट रिस्क. बुरे चीज होने के चांसेस इज कॉल्ड एज रिस्क. ओके, अनसर्टेनिटी इज रिस्क.
तो दैट इज कंटिंजेंसी, प्रोबेबिलिटी. रिस्क, तू क्या एड़ा है क्या रे? क्या है रिस्क? डेंजर कैसा बोल रहा बेटा? ये डेंजर रिस्क. तो उसको कंटिंजेंसी बोलते ना. हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टन फ्यूचर इवेंट इज कॉल्ड एज कंटिंजेंसी. इट इज नॉट कॉल्ड एज रिस्क. यही बोलना था आपको. रिस्क आप समझो, जैसे उन्होंने कहा रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ नेगेटिव आउटकम इज कॉल्ड एज रिस्क. What is risk? It is not uncertainty, it is not danger, it is देखो आपने जब भी आपने बोला you associated risk with what? A negative term. You associated it with loss, you associated with it danger, you associated with something not happening. मतलब आपने नेगेटिव चीज को ही उसको एसोसिएट किया रिस्क को. अरे बोलो यस और नो. तो पहले रिस्क का मतलब समझो. रिस्क मतलब क्या है? द पॉसिबिलिटी ऑफ नेगेटिव आउटकम. लिख भाई, लिख लिया, गुड. पॉसिबिलिटी ऑफ नेगेटिव आउटकम इज कॉल्ड एज व्हाट? रिस्क. हाँ, बीसीके में पढ़ाया था, बोल रहे हैं सर. सो द पॉसिबिलिटी ऑफ नेगेटिव आउटकम. आप देखो, कोई भी अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं रिस्क है, तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ नेगेटिव आउटकम? लॉस हो सकता है. आई बात समझ में आपको? ये रिस्क का मतलब वो है. जो चीज देखो, गाड़ी रैश चला रही, रिस्क क्या है? एक्सीडेंट. पॉसिबिलिटी ऑफ नेगेटिव आउटकम. मतलब वेन एवर द वर्ड रिस्क इज यूज्ड, इट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? नेगेटिव आउटकम. दैट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन व्हाट वुड बी द नेगेटिव आउटकम. आई बात समझ में? यस. नाउ आफ्टर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिस्क, नाउ वी विल गो एंड टॉक अबाउट ऑडिट रिस्क. Getting my point? Now what is audit risk? Audit risk मतलब ऑडिटर से क्या नेगेटिव आउटकम हो सकता है वो समझो. तो ऑडिटर भाई साहब ने ओपिनियन सही देना चाहिए या गलत देना चाहिए? हाँ, सही देना चाहिए. बट कभी कभी ऑडिटर साहब गलत ओपिनियन दे सकते हैं ना. ये रिस्क है. यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑडिटर ने ओपिनियन देना, ये उसका काम है. ऑडिट का काम क्या है? ओपिनियन देना, और वो भी कैसा? सही देना. बट रिस्क क्या हो सकती है? हाँ, कि ये क्या दे सकता है? गलत ओपिनियन दे सकता है. सो द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन इज नथिंग बट कॉल्ड एज ऑडिट रिस्क. जमा गया? हे भाई कुछ तो बोलो यार. हाँ, सो ऑडिट रिस्क is what? The chance of expressing a wrong or inappropriate opinion is called as what? Audit risk. यहां तक कोई डिफिकल्टी? नो. अब ये कभी जीरो हो सकती है क्या? मतलब ऑडिटर कभी गलत ओपिनियन देगा नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? मतलब ऑडिट रिस्क कभी जीरो नहीं हो सकती है. अब क्यों नहीं हो सकती है? बिकॉज ऑफ, अरे बोलो ना मालिक, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस. क्वेश्चन को पहले समझो. आपके लिए मालूम है आंसर्स कभी डिफिकल्ट नहीं होते हैं. आपको आंसर मस्त आता है, समझ जाता है आपको कौन से क्वेश्चन पे क्या आंसर लिखना, उस क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट करना, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है. सो आवर एंटायर एफर्ट इज व्हाट? Not only to make sure that you understand the answer or the concept, but to understand the question also. अपना पहला एफर्ट उस पे, क्योंकि वो समझ में आ गया ना, आगे का रिदम पूरा अच्छे समझ में आता है. आई बात समझ में? सो ऑडिट रिस्क कभी भी जीरो हो सकती है क्या? बिकॉज ऑफ, हाँ, अब आप समझिए जो दो क्वेश्चन हमने लिखे हैं यहां पे, इट इज व्हाट? द टू
साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। नहीं समझे? अगर मैं बोलता हूं रिस्क 0 है, मतलब मैं कॉन्फिडेंस दे रहा हूं 100%, एब्सोल्यूट। समझा? तो ये उसका दूसरा मतलब सेम फीलिंग्स उसमें सेम ही है, बट इट इज जस्ट द अदर साइड ऑफ इट। यू अंडरस्टैंड दैट? जब ऑडिट रिस्क 0 है ना, मतलब मैंने बोला है कि मेरा ओपिनियन गलत हो ही नहीं सकता, इसका मतलब मैं आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूं 100%, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तो क्या मैं आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकता हूं? मतलब ये ऑडिट रिस्क कभी 0? आई बात समझ में? सो ये क्वेश्चन है सेम, बराबर, बस ये जुबा केसरी है, अलग जुबा है ये। अरे आप समझे क्या बात को? यस, ऐसी बात है ये, क्लियर है एकदम? सो दोनों का आंसर एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा? सेम मत बोलो, ये क्या है ये बोलो। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। आई बात समझ में? यस। अब हेडिंग पढ़ते हैं। क्या होता है ना, ये फिर ऐसा अच्छा लगता है, ये डिस्कशन हो गया, फिर आप पढ़ेंगे तो कुछ जो पढ़ रहे हैं वो समझ में भी आता है, नहीं तो वो लगता है सब एलियन फॉरेन लैंग्वेज लगती है। अब देखो आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू 0। अब साफ समझ में आता ही है। एंड कैन नॉट देयरफॉर ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस that the financial statements are free from material misstatement, चाहे ड्यू टू फ्रॉड और एरर। अब अच्छा लगा ना पढ़ के? अरे बोलो भाई। यस, हाँ। तो अब उसके रीजंस क्या है? दिस इज बिकॉज देर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। द इनहेरेंट लिमिटेशंस अराइज इन द ऑडिट बिकॉज ऑफ और फ्रॉम। अब सही है? वो पैराग्राफ पढ़ने के लिए ये इतना माथा बच्ची करना पड़ा, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगता। लिमिटेशंस बहुत फालतू है, एकदम इजी है। आप बोलोगे सर है ये तो बहुत इजी है, 4 पॉइंट, उसमें क्या ही है, बट उसका जो थीम है वो समझने के लिए टाइम लगता है। अब मैं पॉइंट्स पढ़ा सकता हूं आपको वो। यस, पॉइंट नंबर 1, लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। वो क्या है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। या आनंद सर क्या पढ़ाते यार, जो सब्जेक्ट पढ़ाते ना वो उनके सब्जेक्ट के वजह से ये प्रॉब्लम है। ये नहीं, आज मिलेंगे बोलना सर हर्षित सर ऐसा बोल रहे थे, मतलब क्या कर रहे हैं? नेचर ऑफ फाइनेंस, मतलब जिस तरीके से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर रिपोर्ट होते हैं ना, उसके वजह से हम ऑडिटर्स को है ना दिक्कत होती है कि हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। ये बस आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नतीजा है। बोल देना आज आनंद सर को, अर्षित सर गुस्सा कर रहे थे। ये कैसा इमोशनल सर, मेरे आनंद सर को ऐसा बोल रहे सर अब तुम बाहर मिलो। अरे भाई फैक्ट है। अब बताओ मेरे को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट कर रहे हैं, अब रिपोर्ट करते समय उसके अंदर ऐसे इतने सारे आइटम्स जा रहे हैं विच इज बेस्ड ऑन जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, फैक्चुअल नहीं, जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। अपन ने पहले भी पढ़ा था ना, कंसिडर द जजमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे आनंद सर, उसमें क्या कर रहे हैं? वो ऐसी चीजें डाल रहे हैं, फैक्चुअल के साथ साथ ऐसी चीजें डाल रहे हैं विच इज बेस्ड ऑन जजमेंट ऑफ द। बताओ, अब तू ऑडिटर है, तू जाएगा ऑडिट करने के लिए और उसमें देख रहा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, एक नंबर प्रोविजन करा है। मैं जा रहा, बोला मेरे को चाहिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, एंट्री शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस, ऐसा लिखा है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपने सबूत इकट्ठा करना चाहिए, इट शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस। गया मैनेजमेंट के पास, सबूत दे। बोलते व्हाट सबूत रे? जजमेंट है भाई का, अंडर एस्टिमेट कर रहा है क्या? अब बताओ, अब बताओ सबूत लाऊंगा कहां से? तुम समझ रहे दर्द को? चेक करने का ना तेरे को। अब क्या हुआ दूसरा, आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन। अब भाई मेरे ये एसेट, मतलब ये मेरा लैपटॉप, ये माइक, ये मोबाइल फोन, क्या गारंटी क्या 10% से डेप्रिसिएट होगा, 50% से डेप्रिसिएट होगा? मतलब कैसा पता कैसे चल रहा है? बता बता, सबूत क्या है? सबूत, आई वांट एविडेंस। क्या है सबूत आपके पास? और तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, ऑडिटर है, तुम जवाब दो मेरे को।
बोलते क्यों नहीं? अरे ये अगेन इट इज व्हाट द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट. क्या सबूत है रे इसके पास, तेरे पास? बोल. तुम क्या बोले? सर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग नहीं होने का, इसके वजह से और एक जो एंट्री हो रहा है सर उसका मैं सबूत लेगा. ले इसका सबूत बताओ. कंटिंजेंसी प्रोवाइड कर रहा है. कंटिंजेंसी हैपनिंग नॉट हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टन इवेंट, मतलब तुमको भी पता नहीं है होगा नहीं होगा, क्या लाइबिलिटी आएंगी, बट तुमने क्या कर लिया? डालो. अब क्या करे बताओ? नहीं आएगा मेरे को गुस्सा? मेरे सब्जेक्ट का लिमिटेशन आ रहा है ना उसके वजह से. और ये तो बात ही नहीं, मतलब ठीक है जजमेंटल है, ठीक है. अब जजमेंट सब्जेक्टिव ना रहे, अलग दिक्कत. तेरा भी जजमेंट मेरा भी जजमेंट, इस दुनिया का सबका जजमेंट अगर सेम होता तो फिर एक बात अलग होती भाई. अब तेरा जजमेंट अलग, मेरा जजमेंट अलग, अब क्या करे? इट इज अ सब्जेक्टिव टर्म. फिर तुम्हारे नजर में कुछ चीज अलग है, मेरे नजर में कुछ चीज अलग है, कैसे एक कॉमन कंक्लूजन पे, कैसे एक सेम ओपिनियन पे आए हुए? बताओ मुझे. तो ये सारा प्रॉब्लम जो है ये कहां से शुरू हुआ? ये अकाउंट्स. ऑडिट में क्या मतलब, क्या बोलूं बताओ. यू गेटिंग माई पॉइंट? यस. एग्जाम्पल्स नोट करे आपने? नहीं सर सुनने को अच्छा लग रहा था ना सर, ऐसे क्या कर रहे सर? सही है ना एकदम? वो बोलता है एक जन सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसीलिए तो है. अरे स्टैंडर्ड में थोड़ी बोला है आपको. प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 1 लाख के है, 2 लाख के है, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड दिया है? कुछ ऐसा कुछ भी बोल रहे तो प्रॉब्लम है. सो क्या हुआ? द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. यू गेटिंग माई पॉइंट? नेचर ऑफ फाइनेंशियल, मतलब आपके ऑडिट में लिमिटेशन क्यों आया? बिकॉज ऑफ द मैनर इन विच योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग रिपोर्टेड, दैट रिपोर्टिंग इज क्रिएटिंग अ लिमिटेशन ऑन माई ऑडिट. यू गेटिंग माई पॉइंट? हे गाइस कम ऑन. हाँ ऐसा मजा आना चाहिए, ऐसा ये मतलब ऐसे जब ये डिस्कशन करते ना ऐसे, तो ऐसे दिमाग में ऐसा ना बत्ती जलनी चाहिए. हाँ भाई ये मैंने कभी सोचा ही नहीं. अच्छा ऐसी भी चीजें होती है क्या? ये ऐसा होता है क्या आपके साथ? ऐसा एनलाइटनमेंट होना चाहिए, वैल्यू एडिशन होना चाहिए नॉलेज बेस में, कि आज मैं क्लास में बैठा, मैंने इन चीजों के बारे में कभी सोचा नहीं था, बट आज जब सही में सुनता हूं ना कि हाँ यार द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व्स द जजमेंट बाय मैनेजमेंट in applying the requirements of the entity's applicable financial reporting framework. In addition, the statements of items involve what subjective decisions or assessments of degree of uncertainty, and there may be a different range of acceptable interpretations. आपको देखा है नोट्स बनाई कैसी है? 2 ही पॉइंट उसके अंदर रेड में हाईलाइट करे हुए. जब आप रिवीजन करोगे आपका ध्यान किसके ऊपर जाएगा? एंड सब्जेक्टिव. आई बात समझ में? दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू. वो रेड वर्ड्स आर द की. समझाइए आपको? ये बात है अपनी फर्स्ट. तो बोलना आनंद सर को क्या कर रहे हैं? फिर आनंद सर आपको बोलेंगे ए हर्षद येड़ा ही है ना? अरे अरे अरे. तो आनंद से बोलेंगे हर्षद तो रहने दे, ऑडिट करना है नहीं अच्छे से, जबरदस्ती अकाउंट्स पे इल्जाम डोल रहा है. फिर तुम्हारा खून खोलेगा, मतलब ये चल क्या रहा है? ये एक बोलता अकाउंट्स बदनाम है, अकाउंट्स वाला बोलता ऑडिट बदनाम है, चल क्या रहा है ये? मुन्नी. ओके. अरे वो पूछा बदनाम कौन है, तो मैंने बोला मुन्नी बदनाम है. ऐसा तो बहुत ऐसा फालतू जोक हो गया, बट ठीक है ऐसे मतलब. चलो कॉन्सेंट्रेट करो. अब सेकंड आनंद सर क्या बोल रहे? ये ऑडिट इच प्रॉब्लम है. अब आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे, मतलब अभी आप भी एक्सप्लेनेशन दो इसका. तो बोलते देखो ऑडिटर जो है ना, ध्यान से सुनना, ऑडिटर ऑडिटर है, इज नॉट एन इन्वेस्टिगेटर. आहा. अगर तुमको किसी भी चीज की जड़ तक पहुंचना है तो तुम तहकीकात करो, इन्वेस्टिगेशन करो, इंफॉर्मेशन चाहिए वैसी निकालो, बट नहीं, तुमको कानून ने ऐसा पावर ही दिया नहीं है ना इन्वेस्टिगेशन तहकीकात करने का.
तुम सिर्फ वहां पे जाओगे, देखोगे कि कुछ सही है कि गलत है, गलत है तो फिर आगे देखोगे। अगर आपको प्राइमा फेसी सब सही लग रहा है तो आप बोलोगे ओके, नहीं तो करना तहकीकात। बुला वो मैनेजमेंट को, हाँ उसको बोल, बोल साले चोरी करता है, हाँ बोल। उसको बिठाओ ऐसा चेयर पे, हाथ वाथ बांध के, ऊपर लाइट लगा के, मारो दन। कैसा इंफॉर्मेशन नहीं देगा तुमको, और तुम कर सकते हैं क्या? नहीं। गरम गरम सुई लो, डालो उसके नाखून में, उगलवाओ उससे इंफॉर्मेशन। एक बकेट लो, उसके अंदर चूहे छोड़ो, पेट पे रखो, उसके ऊपर से गरम करो, तो दे विल फाइंड द वे आउट। हाँ करो ऐसे, करो ऐसा। नहीं करना, जाओ क्लाइंट के प्लेस पे। कहां देखा ये सब? बहुत जगह है ऐसे, तुम बहुत जगह जाओगे ना तो तुमको ऐसा, मैं कहां देखा था ये, कहीं तो भी जगह देखा था, देयर इज अ म्यूजियम ऑफ टॉर्चर करके ऐसा एक है, किधर तो इटली में या कहीं तो भी देखा था मैंने। ऐसा प्राचीन काल में टॉर्चर कैसे किया जाता था, जो वॉर में जो कैप्चर हुए जो प्रिजनर्स है, या जो एनिमीज है, या जो स्पाई लोग होते हैं, तो उनको कैसा टॉर्चर कराने का। हाँ ये जर्मनी में भी देखा था मैंने। हाँ तो ऐसे बहुत ऐसे टॉर्चर, और म्यूजियम होते हैं ऐसे। अभी वो म्यूजियम से ऐसे, अब तो ये ह्यूमन राइट्स का ऐसा अलाउड नहीं है, ऐसा ह्यूमन राइट्स के चलते अलाउड नहीं है, बट आप जाके देख सकते हो ऐसे कि देयर आर ऐसा म्यूजियम है ऐसे। जैसे बहुत चीज है, अभी मैं बोलूंगा तो आपको ऐसे उल्टी उल्टी आएगी, फिर मैं जान दो, फिर बोलूंगा जाने दो अभी, ठीक है। आप वो मूवीज वगैरह में भी तो देखते हो, एक उंगली काटना, बराबर ऐसा बहुत सारी चीजें है उसमें। दांत खींच के निकालना, वो पक्कड़ वगैरह होते हैं उसके, वो लोग दांत खींच के निकालते हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए। ऐसा बहुत चीजें ऐसी, बहुत सारी चीजें। ऐसा मारने के बाद उसके ऊपर नमक ये करने का, ऐसा जान दो ऐसा। बट ऐसा, अब ये सब कौन बातें बोल रहे हैं आपको? आनंद सर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहे। आनंद सर बोल रहे हैं देखो अगर तुमको इंफॉर्मेशन निकालनी है तो तुम ये सब चीजें कर सकते थे ना। तुमको लग रहा है कि क्लाइंट ने चोरी की है, जाओ उसका घर वर फोड़ो, देखो कहां कुछ छुपा के रखा है क्या, बट हाँ रेड करो। बट आप समझिए बात को कि द लॉ डज नॉट गिव यू सच पावर्स, नॉर इट गिव्स यू द पावर ऑफ सीजर की उनके डॉक्यूमेंट्स कुछ अपन कब्जे में रखे। अब फिर इससे क्या होगा देखो, आप समझिए, जो एम्प्लॉइज है, जो मैनेजमेंट का है, उसको पूछते हैं अपन, ए तूने चोरी करी क्या? सच बोल। अब कोई भी एम्प्लॉय बोलेगा क्या मैंने चोरी करी करके? कोई भी बोला है, देखो इधर लाइव स्ट्रीमिंग वाला, वो पेंटर वाला इधर हमारा दोस्त है, उसको पूछा मैंने चोरी, सच बोल। नहीं बोल रहा हूं। अब कोई भी अगर करी भी रहेगी तो भी वो क्या बोलेगा? नहीं साहब नहीं करी, मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। अब उसके बाद, अब जब एम्प्लॉयज को कुछ इंफॉर्मेशन पूछेंगे हम लोग, एक तो वो छुपाएगा या तो वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देगा। अब तू कितने बजे आया तू? अब वो भले आया होगा 10 बजे, बट ही विल मजाक कर रहा हूं, बट ही विल नॉट गिव यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सो क्या होता है ना, व्हेन वी आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दो चीजें होती है, वी ईदर ट्राई टू कंसील द इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड हाफ फॉली इंफॉर्मेशन। अब एज एन ऑडिटर अपनी दिक्कत क्या है, अब मुझे अगर उससे ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? वही जो मैंने आपको बताया, बिठाओ इसको, लिटा लिटा के दो। बट पॉसिबल है क्या ये? नहीं। ये बोलेंगे बाहर मिलो बताता हूं। समझ रहे बात को? तो ये सारी चीजें अपन नहीं कर सकते। तो इसके वजह से मेरे को एब्सोल्यूट लेवल का, अब मेरे को कॉन्फिडेंस अगर 100% चाहिए तो मेरे को ऐसा ठोक बजा के इंफॉर्मेशन 100% गारंटी, हाँ अब मैं बोलेगा नहीं भाई बिल्कुल भी कोई चोरी नहीं हुआ है, बट मैं ऐसा कर सकता है कुछ नहीं, तो मेरे को 100% एश्योरेंस मिल रहा है क्या मेरे को? नहीं। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि सर आप ये ऐसे हरकतें आपकी ऑडिट प्रोसीजर्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसीलिए सेकेंड पॉइंट इज व्हाट? द नेचर ऑफ योर ऑडिट प्रोसीजर। सर आपके ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर कुछ इस तरीके से है कि आप 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। अभी गुड? अभी तक पढ़ा नहीं है कुछ भी बुक में, बस मैं आपको समझा रहा हूं उसका एक थीम क्या है। अब पढ़ते हैं। देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस, मतलब आप ऐसा कर नहीं सकते हो और लीगली आपको ऐसा पावर दिया भी नहीं है।
on the auditor's ability to obtain what? Evidence. Example. इस सारे जो 3 पॉइंट्स है नीचे एग्जाम्पल्स हैं. मैनेजमेंट और अदर्स में नॉट प्रोवाइड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर. समझा ना आपको? मतलब इसको फील करना है और फिर इसके बेसिक इंग्लिश वर्ड्स आपने क्या करना है, इसको आपने नोट करना है. अब समझो बात को. अब मैं ये ऑडिट पढ़ा रहा हूं, पूरा बुक दिमाग में है, बट आपको क्या लगता है कि मैंने इसे वर्ड टू वर्ड एक एक लाइन मैंने लर्न करा हुआ होगा क्या आपको पढ़ाने के लिए? नहीं. एक बात अलग है कि सर अगर ये आप 10 साल से यही पढ़ा रहे हो तो याद हो गया होगा आपको, बट एक चीज भी ऐसी है कि ये चीजें कैसे ध्यान में रहती है, ये चीजें आप है ना फील करना है इन चीजों को, कि अगर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, तो मैं क्या ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं कर सकता हूं. अब मैनेजमेंट से, एम्प्लॉइज से अगर मैं इंफॉर्मेशन मांग रहा हूं, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बताओ? इंटेंशनली मतलब जानबूझ के, या अनइंटेंशनली उससे रह गया होगा, वो कुछ इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड नहीं करेगा. सही है एकदम. तो मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिला तो मैं 100% सेटिस्फैक्टरी ओपिनियन कैसे दे सकता हूं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ. सेकेंड पॉइंट, अगर उसने फ्रॉड किया है, अगर किसी एम्प्लॉय ने क्या किया है? फ्रॉड किया है. तो फ्रॉड, मुझे एक बात बताइए, एक से मतलब ऐसे, हाँ चलो फ्रॉड करते हैं, ऐसा होता है या उसके पीछे कुछ सोच विचार प्लानिंग होती है, बहुत बहुत ज्यादा प्लानिंग होती है. और वो प्लानिंग में क्या होता है? ऐसी प्लानिंग करते हैं कि जिसमें हम पकड़े नहीं जाने चाहिए. आई बात समझ? मनी हाइस्ट. अब एग्जांपल तो क्या मतलब नेक्स्ट लेवल. अब ठीक है, थोड़ा एंड में ज्यादा हो गया, मतलब वो उनको मार देते और ले लेते सोना, मालूम था उनको कहां है तो, बट फिर ठीक है चलो. अभी फर्स्ट सीजन भारी था एकदम, मतलब भारी मजा आया. तो वो फ्रॉड मतलब कितना सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग, प्रोफेसर है ना, कैसा मतलब ऐसा दिमाग लगा रहा, इतना ऐसा, ही इज थिंकिंग अबाउट ऑल द प्रोबेबिलिटीज, ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, ये हुआ तो, वो हुआ तो. अब सोचिए ऐसे केस में इन फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना इजी है या डिफिकल्ट है? एज एन ऑडिटर नहीं ढूंढ सकते यार. आई बात समझ में आपको? सो फ्रॉड में इन्वॉल्व अ सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स डिजाइन टू कंसील इट. कंसील मतलब हाइड इट. द ऑडिटर इज नीदर ट्रेन्ड नॉर इज एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज किया है, फ्रॉडुलेंटली आपने कुछ एंट्रीज पास करी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आए, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट टू फाइंड आउट कि डॉक्यूमेंट फोर्ज्ड है या ओरिजिनल है, सिग्नेचर आपने कॉपी करा है नहीं करा है, मेरे को कैसा पता चलेगा भाई? एम आई एन एक्सपर्ट इन दैट? नो, आई कैन नॉट डू इट. सेकेंड पॉइंट समझ में आया? सो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? एक दर्द किसका है? मैनेजमेंट, जो आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देगा. दूसरा दर्द कौन सा है? अगर फ्रॉड किया इन्होंने तो वो इतना सोफिस्टिकेटेड करेंगे उसको छुपाने के लिए कि भाई अपन उसको ढूंढ ही नहीं पाएंगे. थर्ड पॉइंट, एन ऑडिट इज व्हाट? एन ऑडिट इज व्हाट? नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिग्ड या एलिजेड, मतलब क्या बोलेंगे उसको? इल्जाम लगा है ना, उसको बोलते हैं एलिजेड. एलिजेड, हाँ ऐसे ऐसे ही उसको प्रोनाउंस करते हैं, एलिजेड. illegally या allegedly, yes I am correct, alleged. ऐसा मतलब किसी पे इल्जाम लगा है ना, तो उसको बोलते हैं allegedly wrong doing. Accordingly, the auditor is not given a specific legal power such as power of search which may be necessary for investigation. अब किसी पे इल्जाम लगाया है बराबर कि देखो इसने चोरी करी है, तो ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, मैं उसकी तहकीकात नहीं करेगा. समझो बात को, ऑडिट इज ई वाला इंक्वायरी एंड नॉट आई वाला इंक्वायरी. इसीलिए एक एक चीज हम लोग पढ़ते हैं. इसीलिए जो बुक में वर्ड आया वो क्या था? टू कैरी आउट सच अदर टेस्ट इंक्वायरीज. आई कैन नॉट डू इंक्वायरी, आई कैन डू इज इंक्वायरी. आई बात समझ में? ये छोटी छोटी बातें होती. सो मेरे पास वो पावर नहीं है. तो ये एग्जाम्पल्स है कि जिससे आनंद सर अपना स्टैंड प्रूव करना चाहते हैं कि देखो भाई, आप सिर्फ अकाउंट्स को ब्लेम मत करो, तुम्हारे ऑडिट में भी ये खामियां है. आई बात समझ में आपको? यस सर. अब ये झगड़ा होने के बाद अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, जो है टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट एंड द कॉस्ट. थर्ड पॉइंट. फर्स्ट 2 पॉइंट्स आर वी गुड? एकदम आराम से चलने देना. हाँ, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग.
एंड बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट एंड द कॉस्ट। इसको एकदम मस्त समझाते हैं डायग्राम बना के, एकदम ऐसा बचपन की यादें ताजा हो जाएगी आपकी। आप बाद में नोट करना समझने के बाद, बुक में ही ये जो छोटी छोटी बातें, ये एग्जाम्पल्स जो मैं बोलता हूं, ये आपने वहीं स्टिक नोट्स पे आपने नोट कर लेना है, एग्जाम्पल्स आपने नोट करना है, आपने वहीं पे स्क्रिबल करना है। यू अंडरस्टैंड स्क्रिबलिंग? टेकिंग नोट्स ऐसा मतलब बोल रहे ना, ऐसा उधर ही स्क्रिबल करने का। ये एक्टिविटी हर लेक्चर में करना, हर लेक्चर में, मतलब मेरे लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे हर लेक्चर में, इन ऑल द 4 सब्जेक्ट्स दैट यू स्टडी। कुछ भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोला, लॉजिक बोला, कोई भी एग्जाम्पल दिया, इलिस्ट्रेशन बोला, इवन दो इट इज नॉट, मतलब वो फनी वे में भी होगा, वो फालतू होगा, बट फिर भी उसको ऐसा छोटा सा नोट करके रखने का उसको। इसका फायदा क्या होता है कि व्हेनेवर यू रिवाइज इन फ्यूचर, और देखो आपको अभी इस तरीके से पढ़ना, मैं बता रहा हूं अभी, चाहे जो सिंगल ग्रुप दे रहे या दोनों ग्रुप देंगे मई में, आपको इस तरीके से पढ़ना है कि क्लास में ही आपका 70-80% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस आपको सब्जेक्ट पे आना चाहिए कि भाई अगर आप यहां से उठ के डायरेक्टली एग्जाम हॉल में भी बैठोगे ना, तो आपको 50 नंबर कम से कम आने चाहिए। इतना प्रिपरेशन क्लास में आपने तैयारी करना है। आई बात समझ में? वो लेवल पे प्रिपरेशन करना है, एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। अभी ये मई तक अगर फुल एकदम हार्डकोर एफर्ट कर लोगे ना, माहौल बनेगा। कर सकते हैं, वैसे भी आना ही है रोज क्लास को, रोज पढ़ना ही है अपने को। ऐसी कोशिश करना कि क्लास में बैठे बैठे ही मेरा ये फर्स्ट रीडिंग, लास्ट रीडिंग, सेल्फ स्टडी सब इधर ही। आई बात समझ में? सब यही निपटा लो ना। ऐसा सोचना ही मत, ऐसा रखना ही मत कि मैं घर जाके कुछ और एक्टिविटी करूंगा, मेरे को इस सब्जेक्ट से रिलेटेड करना है। एक बार यहीं पे सब खलास, नोट्स बनाने यही बनाओ, एग्जाम्पल्स, इलिस्ट्रेशंस जो नोट करने सब ये सब यही कर लो। ओके ओके, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं अपन, यहां पे अब अपने को इंफॉर्मेशन जो चाहिए, ध्यान से सुनना, अपने को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो जल्दी चाहिए कि लेट चाहिए? जल्दी चाहिए। सो यहां पे हम लोग दोनों जगह पे लिखते हैं टाइम, यहां पे एक्स एक्सिस पे टाइम लिखते हैं, और यहां पे लिखते हैं बेनिफिट, एंड यहां पे लिखते हैं कॉस्ट। क्योंकि क्या चल रहा है मामला यहां पे? टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। तो टाइम कॉमन है, चीजें क्या वेरी होगी? बेनिफिट और कॉस्ट की। समझो एकदम आराम से। आप बोल रहे हो कि आपको इंफॉर्मेशन जल्दी चाहिए। क्यों जल्दी चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली सर उसका जो बेनिफिट होगा वो ज्यादा होगा। सही बात है ना? अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको जल्दी मिलती है ऑडिट करते दौरान, अब देखो यहां पे जो है ना, ये टाइम मतलब ये यहां पे आपका ड्यू डेट है बॉस। क्या है आपका? ड्यू डेट है। ये ड्यू डेट यहां पे सेम। ड्यू डेट मतलब क्या? इस टाइम पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर आपको रिपोर्ट देना जरूरी है, बराबर ना? अब देखो आपका दर्द अभी अलग है, बट टेक्निकली आपने यही सोच के पढ़ाई करी होंगी ना, मैं अटेम्प्ट देना है। ऐसा तो नहीं ना जब सिलेबस खत्म होगा भाई वो अटेम्प्ट देगा। प्लान क्या आपका? प्लानिंग के हिसाब से चलता है, मैं अटेम्प्ट। ऐसा नहीं है जब सिलेबस खत्म होगा भाई वो अटेम्प्ट देगा। मैं नवंबर तो नवंबर, आफ्टर एवरी नवंबर देर इज मे एंड आफ्टर एवरी मे देर इज नवंबर। डरने का नहीं। हाँ, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। आपने ड्यू डेट फिक्स किया, उसके हिसाब से आप आपकी प्रिपरेशन करते हो। सो देर इज अ टाइम लिमिट, अ टाइमलीनेस ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आर यू गेटिंग मी? जी। तो अब इस ड्यू डेट के बहुत पहले अगर आपको इंफॉर्मेशन मिला, यहां पे आपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मतलब यहां पे आपने स्टार्ट किया आपका ऑडिट, और स्टार्ट करते से आपको इंफॉर्मेशन मिली, तो मुझे बताइए उसका बेनिफिट आपके लिए कम होगा ज्यादा होगा? और अगर एकदम ऐसा एंड में लास्ट मोमेंट पे इंफॉर्मेशन मिला आपको, आप क्या बोले? क्या ही करना है अब इंफॉर्मेशन मिलके मेरे को, क्या फायदा? इसका बेनिफिट क्या होगा? कम होगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा क्या? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सही है एकदम? यस। अब यहां पे आते हैं टाइम और कॉस्ट के ऊपर। अब किस पे आते हैं? टाइम और कॉस्ट के ऊपर। अब आप समझिए बात को, मुझे अगर यही इंफॉर्मेशन जल्दी चाहिए, आई वॉन्ट द इंफॉर्मेशन एज अर्ली एज पॉसिबल, कुछ भी का जल्दी चाहिए इंफॉर्मेशन। कॉस्ट क्या बोल रहे हैं? यू हैव टू इनकर व्हाट? मोर कॉस्ट।
मतलब वो कॉस्ट ज्यादा कैसी होगी, आपको ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा टू एक्सट्रैक्ट दैट इंफॉर्मेशन, आपको एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ेगा। मतलब अगर आपको जल्दी चाहिए तो इंफॉर्मेशन आपको उसको पाने के लिए आपको क्या हो जाएगा, कॉस्ट आपका ज्यादा होगा। बट अगर आप बोलोगे भाई थोड़ा डिले हुआ तो भी चलता, कोई ऐसा ये नहीं है, टेंशन नहीं है, तो आपको कॉस्ट कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। बॉस यहां पे भी क्या देख रहे हैं आप, डाउनवर्ड। अब यहां पे अपने को क्या करना है, आपको मुझे एक बात बताइए, बेनिफिट आपको कम चाहिए ज्यादा चाहिए, और कॉस्ट पॉसिबल है, लिमिटेशन है ना। क्योंकि दोनों अगर ऐसा एक अपवर्ड होता एक डाउनवर्ड होता डिमांड सप्लाई जैसा, तो अपन बोलते हैं कि मालिक ये बैलेंस है बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। कहां है बताओ, वेयर डू यू फाइंड द बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट एंड कॉस्ट। अरे आपको अगर ज्यादा बेनिफिट चाहिए तो आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, बट आप क्या बोल रहे हैं, नहीं 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 मैं ज्यादा पैसा नहीं देगा, सही है ना। तो आप बोल रहे हैं अच्छा तेरे को कम पैसा देने का, ठीक है तू लेट इंफॉर्मेशन ले, नहीं 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 उसका बेनिफिट कम है, मैं क्या करेगा वो इंफॉर्मेशन का लेके, बोलेगा डिसाइड कर ले यार। वो बोलता है यही दर्द है यार हमारा, वी कैन नॉट फाइंड अ बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड द कॉस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन है। सो दैट इज व्हाट इज द टाइमलीनेस ऑफ, देयर इज अ टाइम लिमिट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आई बात समझ में? एंड वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन दी बेनिफिट एंड द कॉस्ट। सो आप समझिए वी हैव टू कवर सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन इन सो मच लेस टाइम। आई बात समझ में? एंड मैनेजमेंट आपसे एक्सपेक्ट भी करता है। अब आप इसका एक्सप्लेनेशन और समझो, पहले नोट कर लो, ये जो करना है वो कर लो, फिर उसके बाद में इसको और थोड़ा और रिफाइन करेंगे, फिर आप और मजे में समझेंगे इसको। ये स्पीड सही है अपना कि इट इज टू स्लो टू फास्ट? नॉर्मल है एकदम ऐसा? कभी कभी होता है सर बहुत 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 स्लो पढ़ा रहे आप, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ ऐसा, तो कुछ ऐसा रहेगा तो बोल देना, ऐसे फास्ट भी होता होगा तो भी बोल देना। आगे बढ़े यहां से, चलो अब आप समझो बात को, अब समझो। अब क्या होता है, वी हैव अ होल लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू कवर इन अ लेस टाइम, एंड मैनेजमेंट आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि तू कर लेगा भाई, तू कौन है सीए, तू कर लेगा। अब ये पॉसिबल है क्या? नहीं। तो सारी इंफॉर्मेशन पूरा डिटेल में अच्छे से कवर करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है, और जब तक हम लोग दूसरी इंफॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश करते हैं तब तक वो बहुत लेट हो जाता है अपने को। आई बात समझ में? क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन जल्दी मिलेगी। अब आप समझो बात को, एकदम रिलैक्स। मेरे पास बहुत सारे एरियाज है चेक करने के लिए, ड्यू डेट तो फिक्स्ड है, कुछ इंफॉर्मेशन कुछ एरियाज में जब स्टार्ट में चेक कर रहा हूं उसका मेरे लिए अच्छा है, बट जैसे जैसे समय आगे बीतता जा रहा है और फिर जो दूसरे एरियाज के बारे में जो मुझे इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है, द रेलेवेंस द बेनिफिट ऑफ द इंफॉर्मेशन गोज ऑन डिमिनिशिंग विथ व्हाट टाइम। बराबर के नहीं? तो वो दिक्कत है। आई बात समझ में? बट मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है कि आप ये सब कर लोगे, बट वास्तविक में हम लोग ये कर नहीं सकते हैं। दैट इज वाई इट इज द लिमिटेशन। थोड़ा आप पढ़ेंगे तो अच्छे से और समझेगा। देखो वो क्या बोलता है, यहां से पढ़ेंगे, फर्स्ट यहां से पढ़ना है। पता नहीं उन्होंने मतलब इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ही ऐसा वो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो, बट वो मेरे को कुछ सही नहीं लगता है, तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ो। फर्स्ट ये पढ़ना है आपने, द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन and thereby its value tends to diminish over a period of time. Do you agree with this? मतलब जैसे जैसे समय बीतता जाता है उस इंफॉर्मेशन की वैल्यू, उसकी इंपॉर्टेंस डिमिनिश मतलब कम 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 होती जाती है। डू यू अग्री विद दिस? फिर से एक बार पढ़ते हैं। Relevance of information and thereby its value tends to diminish over time, and there is a balance to be struck between the reliability, that is the benefit of the information, and its cost. आई बात समझ में? Yes. But अब यहां से ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे। ये प्रॉब्लम है तो है, फिर अब सेकेंड पॉइंट मतलब ऊपर का पॉइंट पढ़ना है। बट
देर इज अ मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व. डू यू अग्री विद दिस? अरे बोलो बच्चों. यस. सो ये कहां तक पढ़ना है आपने? ये इधर तक, इतना पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप ब्रेकअप कर करके. सो बी वाला पॉइंट क्या है? बट देर इज अ डिफिकल्टी इन मैटर ऑफ टाइम, कॉस्ट एंड बेनिफिट इन्वॉल्व. सो डियर फ्रेंड्स, ये ए और बी पॉइंट इज व्हाट? द लिमिटेशन. वो क्या बोलता है? देखो, द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गोज ऑन diminishing and we have to strike a balance between the benefit and the cost, but there is a difficulty in as respect to what? The time, cost and benefit. तो ये जो A और B पॉइंट मैंने जो यहां पे मार्क करे ग्रीन ब्रैकेट में, वो क्या बोलता है यहां पे? बोलो रे, ये क्या बोलता है? ये जो A और B पॉइंट जो है ना ब्रैकेट में, दो ब्रैकेट में, ये क्या है? ये मालिक ये मेरा लिमिटेशन है. बट अब उन्होंने उसके आगे कुछ एक ज्ञान की बातें करी है. वो बोलता है, बट दिस इज इन नॉट इट सेल्फ अ वैलिड बेसिस फॉर द ऑडिटर टू ओमिट, ओमिट मतलब टू इग्नोर एन ऑडिट प्रोसीजर फॉर विच देर इज नो अल्टरनेटिव. तो ये अपन लिखेंगे यहां पे सी. एंड थर्ड, appropriate planning assist in making sufficient time and resources available for the conduct of audit. तो ये लिखेंगे डी. तो सी और डी में क्या बोलता है? हम जानते हैं कि आपका ये दर्द है, बट भाई तू समझ ऑडिटर, अगर किसी चीज को चेक करने के लिए अगर तेरे को कभी कभार ज्यादा खर्चा लग रहा है, लगने दे भाई. उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर है क्या तेरे पास? नहीं है. इस चीज को ऐसे ही चेक करना है, वैसे ही करना पड़ेगा, तो तेरे पास ऑप्शन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे है ना मेरा यूएस में रखा हुआ जो स्टॉक है उसको वेरीफाई करना है, बराबर के नहीं? अब मेरे को यहां से उसको कम्युनिकेट करना है यूएस वाले व्यक्ति को, वहां से उसका आएगा, तो उसके लिए मुझे कुछ ये खर्चा उठाना पड़ेगा. कम्युनिकेशन करो, उसे वो स्टॉक स्टेटमेंट लाओ, सर्टिफाइड स्टॉक स्टेटमेंट, ओरिजिनल कॉपी वगैरह, कुछ खर्चा पड़ेगा. और वो जल्दी से जल्दी कराना है तो सब फास्ट कराना पड़ेगा. इसके लिए मेरे पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव है क्या? नहीं. आप बोलोगे खुद जाओ वहां पे, नॉट पॉसिबल. अगर वो बहुत ही सेंसिटिव स्टॉक है, यूएस जाके करना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा. तो भाई आपको ऐसी ऑडिट प्रोसीजर जिसके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वो आपको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा. मतलब वो क्या बोल रहा है? देखो, ए और बी में आपको दर्द बताया, हे गाइस, ए और बी में आपको दर्द बताया कि वो लिमिटेशन है. सी और डी में बोलता है कि भले ही वो दर्द है, बट अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर नहीं है तो आपको वो करना पड़ेगा. और वो करने के लिए भाई तो अच्छा से प्लानिंग कर ले कि कब कब करना है, क्या क्या तुझे. देखो, अप्रोप्रिएट प्लानिंग असिस्ट इन मेकिंग सफिशिएंट टाइम एंड रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर कंडक्ट ऑफ ऑडिट. तो इसका सीक्वेंस कुछ उन्होंने मॉड्यूल में कुछ अलग दिया है, बट लॉजिकली इसको पढ़ना ये सही है. नहीं तो आप देखो ना, आप स्टार्टिंग से पढ़ो जैसा दिया है उन्होंने, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा. देखो क्या दिया, the matter of difficulty and time or cost involved is not itself a valid basis for the auditor to omit and procedure appropriate planning meaning करने का वाला क्या. नहीं तो क्या बोलता है वो सब ठीक है, notwithstanding this the relevance of information goes on diminishing. बोलना क्या चाह रहा भाई तुम समझ रहे क्या? तो इसके लिए इसको पढ़ना कैसे है? सबसे पहले the relevance of information goes on diminishing over a period of time and the balance is to be struck between the benefit and cost. Number 2, but there is a difficulty considering what time, cost and benefit. But फिर आगे क्या बोलेंगे? भाई भले तेरे को ये दर्द है, to ignore an audit procedure for which there is no alternative is not a valid basis and therefore भाई तू appropriate planning करके sufficient resources को तू arrange कर ले. समझा? अरे समझा नहीं समझा? yes, exactly. Clear एकदम? बोलो बच्चों. yes. and last में other matters. तो 3 पॉइंट्स हो गए अपने. कौन से 3 पॉइंट्स हो गए बताओ? आनंद सर को याद करने का पहला क्या है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. फिर मेरे को याद करो, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. लास्ट में
टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है? अदर मैटर्स। अब देयर आर सम अदर मैटर्स। अब वो क्या है देखो, फ्रॉड, पर्टिकुलरली फ्रॉड इन्वॉल्विंग सीनियर मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट फ्रॉड, सत्यम, द फ्रॉड विच इन्वॉल्व व्हाट? अब देखो एज एन ऑडिटर हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे, पहले एम्प्लॉइज के ऊपर मैनेजमेंट, उसके ऊपर सीनियर मैन। अब मालिक अगर वो सीनियर मैनेजमेंट ही उस फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व है, हम तो उस पर भरोसा करेंगे ना कि नहीं करेंगे? अब अगर वही इन्वॉल्व है तो मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा वो? आई बात समझ में? नेक्स्ट, कल्यूजन। कल्यूजन मतलब कमिंग टुगेदर। जैसे आप समझो यहां पे हमने कैश से रिलेटेड क्या किया, 3 लोगों को काम पे लगाया हमने। कितने लोगों को? 3। मतलब एक क्या करेगा मालूम है आपको? एक कैश को कलेक्ट करेगा, एक कैश का अकाउंटिंग करेगा और एक कैश को क्या करेगा? डिपॉजिट करेगा। अब बताओ कोई भी चोरी कर सकता है क्या कैश की? नहीं, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का काम चेक कर रहा है। जो डिपॉजिट करने वाला है वो क्या बोलेगा? देख अकाउंट्स में इतनी एंट्री हुई है कि इतना कलेक्ट हुआ है। आई बात समझ में? तो जितना कलेक्ट हुआ है उसको उतना ही डिपॉजिट करना पड़ेगा। अरे बोलो यस और नो। तो कलेक्शन वाला चोरी नहीं कर सकता, डिपॉजिट वाला भी चोरी नहीं कर सकता। अकाउंटिंग वाले के पास तो स्कोप ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो कैश ही नहीं है। आई बात समझ में? तो हमने काम बांट दिया 3 लोगों में। तो आप बताओ हमारे कैश में चोरी हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के काम के ऊपर क्या कर रहा है? कंट्रोल रख रहा है, चेक रख रहा है। बट अब ये तीनों मिल गए, ये तीनों मिल गए। कल्यूजन। नाउ यू अंडरस्टैंड कल्यूजन? ये तीनों मिल गए, अब चोरी हो सकती है ना। हमने कंट्रोल लगाया क्या कि ये काम 3 लोग करेंगे मिलके, जिससे कि एक व्यक्ति का काम दूसरा व्यक्ति पे वो ध्यान रखेगा, निगरानी रखेगा। बट क्या हो गया? तीनों लोग मिल गए, तो अब फ्रॉड हो जाएगा। फिर अपने को एज एन ऑडिटर कैसे ढूंढेंगे? अपन तो यही सोच रहे हैं कि ये दूसरे पे चेक कर रहा है, दूसरा तीसरे पे चेक कर रहा है, तो कुछ गलतियां नहीं होगी। आप ढूंढोगे कैसे इसको? सो ये अदर मैटर्स है कि अगर फ्रॉड है जिसमें सीनियर मैनेजमेंट है या एम्प्लॉयज कल्यूजन कर रहे हैं, तो इनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकम्स अ लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। तो पॉइंट नंबर 1 समझा आपको अदर मैटर्स में? यस। नंबर 2, एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस। रिलेटेड पार्टी। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे इस क्लास में मेरे कितने रिलेटेड पार्टीज बैठे? कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। सेम वे में एक कंपनी जिसका अपन ऑडिट कर रहे हैं उसके कितने रिलेटेड पार्टीज है, आप ये बता सकते हैं क्या? नहीं। तो आपको ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा कि आपके रिलेटेड पार्टीज कौन कौन है और उसके साथ आपने क्या क्या ट्रांजैक्शन किया है बताओ, ताकि हम लोग उसको रिपोर्ट करें। आई बात समझ में? अब मैनेजमेंट यदि आपको सारे रिलेटेड पार्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन ना दे, तो क्या आप उन सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, डिस्क्लोजर्स आप कर सकते हो क्या? क्योंकि आप किसके ऊपर डिपेंडेंट हो? मैनेजमेंट। नंबर 2, द ऑकरेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन। जब हम लोग ऑडिट करते हैं तो हम लोग को यह भी देखना पड़ता है कि सारे लॉज को कंप्लाई करा या नहीं करा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसको कितने सारे लॉज एप्लीकेबल होंगे? नहीं। मतलब अगर वो कंपनी है तो उसको कंपनीज एक्ट है, फिर उसको इनकम टैक्स भी लगेगा उसको, फिर उसके बाद उसको फैक्ट्रीज एक्ट लगेगा क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उसमें कुछ एन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के ऊपर है तो उसको बोनस एक्ट भी लगेगा, ग्रेचुइटी एक्ट भी लगेगा उसको, फिर उसके बाद उसको आप समझिए कि एनवायरमेंट का वो कंजर्व, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, कंजर्व कुछ तो भी एक्ट है ऐसा कि इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड आप एमिट कर सकते हैं, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट उसका भी है, तो वो भी एक एक्ट लगेगा उसके ऊपर, फिर उसको जीएसटी लॉ लगेगा, एक्साइज लगेगा। मालिक एक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एक, लॉज अनेक। आप जा रहे हो ऑडिट करने के लिए,
सारे लॉस के सारे प्रोविजंस कंप्लाई हो रहे कि नहीं हो रहे, ये चेक करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना यार। एक एक पार्ट, एक एक चीज, सारे छोटी छोटी चीजें ये चेक करना आपके लिए डिफिकल्ट है। सो कौन सा कंप्लाई हो रहा, कौन से नॉन कंप्लायंस हो रहे, इनको फाइंड आउट करना बिकम्स व्हाट डिफिकल्ट। अंडरस्टूड? यस सर। आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस दैट मे कॉज एन एंटिटी टू सीज टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। अब ये क्या है पॉइंट? गोइंग कंसर्न की बात करते हैं, चलो कॉन्सेंट्रेट करो। गोइंग कंसर्न की आप ऑडिट कर रहे हो इस साल का, बोलो यस और नो? यस। जिसमें आपको इवैल्यूएट करना पड़ता है, ए मेरे पास ध्यान दो, इज्जत दो। आप जब ऑडिट कर रहे हो तो व्हाट आर द 3 फंडामेंटल अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। तो एवरी ईयर आपको इवैल्यूएट तो करना पड़ेगा ना कि वेदर देयर इज एन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट ईयर और द कमिंग ईयर्स। और जब आपको लगता है कि देयर इज अनसर्टेनिटी एज टू एंटिटी कैन नॉट कंटिन्यू, तो आपको उसको डिस्क्लोजर करना पड़ता है। देखो, जब गोइंग कंसर्न है तो आपको ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि दैट एंटिटी इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज वैलिड। जब वो वैलिड नहीं होता है तभी आपको मेंशन करना पड़ता है, बट उसके लिए आपको उसका गोइंग कंसर्न वैलिड है या नहीं है, इसका आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। आई बात समझ में? बट क्या आप गारंटी दे सकते क्या कि डेफिनेटली द एंटिटी विल कंटिन्यू इन द कमिंग ईयर्स? दैट इज नॉट पॉसिबल। अब ये एंटिटी फ्यूचर में सही से धंधा इसका होगा, चलेगा नहीं चलेगा, इसकी कौन गारंटी? एज एन ऑडिटर आप थोड़ी गारंटी ले सकते हो। अरे बोलो ना। तो वो गोइंग कंसर्न की बात है। तो ये 4th पॉइंट में ये ऐसी आपके 4 बातें हैं। आई बात समझ में? कौन से? एक तो फ्रॉड विच इन्वॉल्व सीनियर मैनेजमेंट एंड कल्यूजन, फिर रिलेटेड पार्टी, बराबर, फिर उसके बाद नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन, एंड बोलो ना फ्यूचर, मतलब गोइंग कंसर्न लिख देना बस। सही है एकदम? यस। तो इसको याद कैसे करेंगे? कल्यूजन किया किसके साथ? रिलेटेड पार्टी। बाय डूइंग व्हाट? नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन। और लॉ को कंप्लाई नहीं किया, इसके लिए क्या हो गया इनका? लॉ ने इनको बोल दिया अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, टाटा बाय बाय। तो गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो गया। आई बात समझ में? सो ये सिर्फ कनेक्शन के लिए है, लिखना अलग अलग पॉइंट्स आपको। सो सीनियर मैनेजमेंट, कल्यूजन, रिलेटेड पार्टी, नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन, गोइंग कंसर्न। आई बात समझ में? एक बार 1-2 मिनट में इस पूरे आंसर को पढ़ लीजिएगा। ऐसे आपके 1-1, 1.5 पेज के आंसर्स आते हैं। क्वेश्चन अभी कितना आसान है कि व्हाई दी ऑडिटर कैन नॉट गिव एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस और व्हाई दी ऑडिटर्स कैन नॉट बी रिड्यूस टू 0। तो आपको ये 4 पॉइंट, उसके अंदर का एक्सप्लेनेशन, मतलब ये एग्जाम में आपका 1-1.5 पेज का आंसर बनेगा, तब जाके आपको 4 नंबर का ये मार्क्स आपको, मतलब 4 मार्क्स यू विल बी एबल टू गेट। इतना कंटेंट लिख के आना पड़ेगा। ऑडिट का पेपर लिखोगे तो मतलब ऐसे 10-15 किलो का वजन होना चाहिए पेपर में, इतना कंटेंट लिख के आना पड़ेगा भाई। चलो रीड करो इसको। रिलेटेड पार्टी का मतलब है ना, जब हम लोग ऑडिट एविडेंस से चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ऐसे 550 पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बहुत विस्तार में पढ़ाऊंगा। बट अब भी आप इतना समझ लो, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, ये बोला भी था एक बार मैंने, बोलता हूं, रिलेटेड पार्टी वो होता है जो आप, जिसका बिजनेस आप कंट्रोल करते हो या आपका जो बिजनेस कंट्रोल करता है, या जिसमें आपको किसी और, आप डायरेक्टर हो बट आपको किसी और के बिजनेस में इंटरेस्ट है, वो सब जो आते हैं लोग, उसको कौन कहते हैं? रिलेटेड पार्टीज। अब ऐसा घर देख के उसमें 2 जन दिख रहे, वो रिलेटेड पार्टी नहीं है बेटे। पढ़ लिया? हुआ क्या? अरे बोलो भाई। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो पढ़ने वाले हैं, गजब, मैंने आपको कल बोला था ना, ये कौन सा 1.7 से लेके 1.13, 1.14 का हाफ तक जाता ही है। मतलब ये 6-7 पन्नों का एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन आपको सिवाएगा। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल?
7 पन्ने इसके, मतलब आपके कितना होगा सोचो, इतना आपको लिख के आना है। भारी है ना? रेडी आप लोग सब? 20 मार्क का क्वेश्चन। ऐसे नहीं, इसमें का कुछ भी बीच बीच ऐसा पूछते नहीं है पूरा एक साथ, बट इसमें से किसी भी एक पॉइंट के बारे में आपको बोलेंगे कि भाई इसके बारे में बोल ले। तो चलो एक गहरी सांस लो अभी सब लोग, छोड़ो, अब समझो। क्वेश्चन को पहले समझेंगे, फिर एकदम आराम से आगे बढ़ेंगे। एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। अपन कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। व्हाट डू वी डू? वी प्रोवाइड सर्विस। आराम से ध्यान से सुनना। हम लोग कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। रोहन ध्यान दे बेटा, हो गया? हाँ, इधर इधर। मेरा पहला बैच नहीं है ना, समझ बात को, है ना? करने का ना इच्छा हो रही ना इसे बाहर जाने का, कोई नहीं, हो गया ना? अभी ध्यान दे। अब अपन कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है अपन। सब लोग ध्यान देना, अपन कौन है? चार्टर्ड अकाउंट। व्हाट डू वी डू? प्रोवाइड सर्विसेज। एंड एज अ सर्विस प्रोवाइडर अपने सर्विस में क्या होना चाहिए? क्वालिटी। अपने सर्विस में क्या होना चाहिए? क्वालिटी। ये बात समझो। मतलब नॉट ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बट दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसका सर्विस लोग कब लेंगे? जब वो क्वालिटी देगा। मतलब सिंपल सी बात है, इफ यू गो टू एनी रेस्टोरेंट, अगर वो आपको अच्छी क्वालिटी की सर्विस नहीं देता है, विल यू अगेन विजिट दैट रेस्टोरेंट? नो। आपका हेयर ड्रेसर, आपका स्टाइलिस्ट, अगर वो आपके बाल अच्छे से नहीं काटता है, आपको क्वालिटी सर्विस नहीं देता है, वापस कभी जिंदगी में बाल नहीं कटवाओगे, बट भाई उसके पास कभी नहीं कटवाएंगे बाल। आई बात समझ में? क्वालिटी। टीचर आपके, अगर उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ाया, क्वालिटी लेवल पे नहीं पढ़ाया, आप वापस से कभी किसी और को रेकमेंड करोगे? नहीं। सीए, अब अपनी बात करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उन्होंने अच्छे क्वालिटी से ऑडिट नहीं किया, अच्छे तरीके से नहीं किया, कभी आप वापस से उनके पास ऑडिट करवाओगे? लॉयर्स, वो आपका केस जो लड़ रहे हैं, उनसे भी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्वालिटी। मतलब ये एक सिंपल फैक्ट है कि whoever is providing services, they should provide what? Quality service. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या एम करना चाहिए कि बॉस अपन ने क्या देना चाहिए? क्वालिटी। आई बात समझ में? बोलो यस और नो? यस। तो व्हाट वी एम फॉर इज क्वालिटी, कि अ गुड सर्विस। अब क्वालिटी का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? क्वालिटी का मतलब यह होता है, आप समझिए बात को, आपको मैं पूछूंगा तो आप मेरे को मारेंगे, इसके लिए मैं नहीं पूछ रहा, अभी मैं सीधा बोल रहा हूं। क्वालिटी का मतलब होता है कि डूइंग इट राइट इवन व्हेन नो वन इज लुकिंग इज कॉल्ड एज क्वालिटी। आप तो सब क्वालिटी मतलब ऐसा अच्छा अच्छा इतना ही समझते हो, बट मैं क्वालिटी का जो रियल मीनिंग है मैं समझाता हूं आपको। क्वालिटी मतलब क्या होता है कि डूइंग इट राइट इवन व्हेन नो वन इज लुकिंग। क्वालिटी इज नॉट ओनली राइट, बट इट इज राइट व्हेन नो वन इज लुकिंग। आई बात समझ में? अब होता क्या ना, आपका परफॉर्मेंस जब कोई देख रहा है उसी समय पे आप अच्छा काम कर रहे हो, बट जब कोई नहीं देख रहा है तो जैसे थे वैसे। मम्मी आई तो पढ़ाई 1 नंबर, ऐसे ऐसे, मम्मी का ऐसा, तो वो आपका क्वालिटी स्टडी नहीं है। यू गेटिंग माई पॉइंट? क्वालिटी स्टडी कब होती है? जब मम्मी हो या ना हो, तभी भी आप क्या कर रहे हो? उसी लगन से पढ़ाई कर रहे हो, तब कहेंगे अपन क्या कि भाई आप जो स्टडी कर रहे हो वो क्वालिटी स्टडी है। आई बात समझ में आपको? या तो इस क्वालिटी को अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको सर कंट्रोल लगाना होगा। क्वालिटी को अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा? कंट्रोल। और कंट्रोल के लिए हमें चाहिए एक सिस्टम। आई बात समझ में? कि देयर शुड बी सम सिस्टम दैट एनेबल्स कि वहां पे क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स हमने लिए जाए। क्वालिटी को अचीव करने के लिए कुछ कंट्रोल्स लगाने हैं, और वो कंट्रोल के लिए हमें एक चाहिए क्या? सिस्टम। आई बात समझ में? बट फिर उस सिस्टम में क्या क्या आएगा, वही सीखने के लिए आज हम लोग मिले हैं।
एलिमेंट्स. अंडरस्टूड? क्वेश्चन समझो. सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम फॉर व्हाट? क्वालिटी कंट्रोल. जमाना ऐसे तो वो उसका वो फील नहीं आता हो, क्वेश्चन क्या समझ में नहीं आता हो. सो हमें एज अ सर्विस प्रोवाइडर्स वी वांट अ क्वालिटी कंट्रोल. वो क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमने लगाना है एक सिस्टम. उस सिस्टम में क्या क्या आएगा वो है एलिमेंट्स. तो नीचे आपको जो ये पॉइंट्स दिख रहे हैं ना आपको, A to F, these are my dear friends the different elements of a system of what? Quality control. आई बात समझ में? इसका पहले पूरा जो ये प्रोसेस है उसका फ्लो समझो. आपको ये दिख रहे हैं कितने पॉइंट्स है आपके? 6 पॉइंट्स है. ध्यान से, आराम से, आप बुक में ही रहना, आगे आगे मत जाना. फर्स्ट पॉइंट, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑफ ऑडिट्स, है ना? फर्स्ट पॉइंट. ये उसके नीचे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपको दिख रहा है, उसके बारे में आपको ज्ञान दिया है. आगे बढ़ते हैं. एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. कैन यू सी दैट? आप वो 6 पॉइंट्स पे ही रहो, आप आगे मत जाओ. जो 6 पॉइंट्स है उसका मैं आपको बता रहा हूं कि क्या है आगे, व्हाट इज गोइंग टू फॉलो. तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स आपको दिख रहा है आपको? अरे बोलो भाई. यस. एथिकल रिक्वायरमेंट्स के बाद, एथिकल रिक्वायरमेंट्स बहुत बड़ा पॉइंट है. फिर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है अपना? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड एंगेजमेंट्स. यू कैन सी द थर्ड पॉइंट. फिर आपको दिखेगा फोर्थ पॉइंट है आपका ह्यूमन रिसोर्सेस. देन वी हैव इज एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. है गाइस. लास्ट में मॉनिटरिंग. एंड यू कैन सी हियर वी एंड द कॉन्सेप्ट. क्या है ना, ये आने वाले 6 पन्ने 7 पन्ने, इनमें क्या दर्द छुपा हुआ है पहले एक बार पता होता है ना, तो आपको समझ में आता है कि हाँ, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. एंड नाउ यू अंडरस्टैंड कि हम लोग इसका भी एक चार्ट बना सकते हैं. फिर 6 पॉइंट मेरे को पता ही, ये की पॉइंट्स है, दीज आर दी एलिमेंट्स. आई बात समझ में? अब मुझे उन 6 पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आई कैन कनेक्ट नाउ ऑल ऑफ देम. अरे बोलो भाई. यस. ओके. सो कौन से पॉइंट्स है? ये क्या बोल रहा है ये? आज 1:30 से क्लास है. कौन सा 1:30 से क्लास है? कौन बोल रहा है? हाँ हाँ, तो क्या बोलना चाह रहा है पता नहीं कौन. लाइव स्ट्रीमिंग में मुकुल बेटा माफ कर दे भाई. ओके. मेरी मर्जी में जब तक पढ़ाऊं, ठीक है? तूने पूरा पैसा भरा है ना, पूरा वसूल कराऊंगा. ठीक है? ओके. चलो ध्यान दो. सॉरी, क्या हुआ यहां पे? सो अपने को ये एलिमेंट्स और इसकी ये इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है आपको ये? अरे बोलो भाई. यस यस. तो कौन से ये 6 पॉइंट्स है, आइए समझते हैं. लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म. एक एक पॉइंट को समझेंगे. ये 6 पॉइंट्स आज पढ़ेंगे, बाकी उसके अंदर का दर्द क्या है उसके लिए अपन कल मिलेंगे. ठीक है? फर्स्ट, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म. अब देखो, आप समझिए, पहले तो इसके अंदर 2 टर्मिनोलॉजीज आपको समझना है. एक है एंगेजमेंट पार्टनर और एक है एंगेजमेंट टीम. अब जैसे मान लो एक फर्म है XYZ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जिसमें मैं, आनंद सर, स्वप्निल सर, हम तीनों पार्टनर्स हैं. तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तीनों पार्टनर्स है हैविंग अ फर्म XYZ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. अब हुआ क्या, हमारे पास क्लाइंट आया एक, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज. एक क्लाइंट आया. अब मुझे एक बात बताओ, कि हम तीनों, मैं, आनंद सर, स्वप्निल सर, हम तीनों क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑडिट करने जाएंगे क्या? नहीं. हमारे पास एक ही क्लाइंट थोड़ी है. इन्फोसिस है, TCS है, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं. समझ रहे? तो आप समझिए, मैं बोलता हूं कि मैं रिलायंस का हैंडल करता हूं ऑडिट. आनंद सर आप TCS का देख लो और स्वप्निल सर आप विप्रो का देख लो. तो आप समझिए, मैं CA हर्षद जाजू, जब मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ऑडिट कर रहा हूं, हमारी फर्म में रिलायंस के लिए मैं कौन हो जाता हूं? एंगेजमेंट पार्टनर.
उस एंगेजमेंट का मैं पार्टनर। देखो टेक्निकल वर्ड्स सीए की जब दुनिया में प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग वर्ड्स असाइनमेंट या ऑडिट या क्लाइंट ऐसा नहीं, हम लोग जब बात करते हैं तो हम पूछते हैं भाई तू फिलहाल कौन से एंगेजमेंट पे है। एंगेजमेंट मतलब कौन सा टास्क, कौन सा काम, कौन सा वर्क, विच एंगेजमेंट यू आर परफॉर्मिंग राइट नाउ, दैट इज द वर्ड वी यूज एज व्हाट, एंगेजमेंट। तो मेरे पास एंगेजमेंट कौन सा है अभी, मेरे पास एंगेजमेंट कौन सा है अभी, रिलायंस। तो उस एंगेजमेंट पे कौन है पार्टनर, मैं। तो उस एंगेजमेंट से रिलेटेड द वर्ड आई विल बी यूजिंग फॉर मी इज दैट आई एम द एंगेजमेंट पार्टनर। क्लियर एकदम। फॉर दैट एंगेजमेंट आई एम द पार्टनर हु इज लुकिंग आफ्टर। टर्मिनोलॉजी समझो पहले, क्लियर एकदम, यस। तो मैं उस एंगेजमेंट के लिए कौन हो गया, लीडर हो गया। मैं कौन हो गया, लीडर हो गया। दूसरा एक टर्म आता है एंगेजमेंट टीम। आप सब हमारे इस फर्म के आर्टिकल्स हो। ऑब्वियसली आपको सबको थोड़ी लेके जाऊंगा मैं, चलो 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 रिलायंस को ऑडिट करते, नहीं। उसमें से मैं क्या करूंगा, कुछ बच्चों को सिलेक्ट करूंगा। आई बात समझ में कि तू 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 चल भाई, अपन 4-5 लोग चलते अपन ऑडिट करने के लिए। तो उस एंगेजमेंट के लिए आप कौन हो गए, टीम। तो यू आर दी एंगेजमेंट टीम, आई एम दी एंगेजमेंट पार्टनर। आई बात समझ में। तो जो लीडर होता है ना, उसकी जिम्मेदारी होती है सबसे पहले कि देयर शुड बी व्हाट, बोलो बोलो बोलो। जो लीडर होता है ना, उसकी जिम्मेदारी होती है टू एंश्योर दैट देयर शुड बी क्वालिटी विद इन द फर्म। आपकी जिम्मेदारी है नहीं, ये किसकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है कि देयर शुड बी क्वालिटी विद इन द फर्म। आई बात समझ में। फिर उसके बाद हमने कहा ओके विद इन द फर्म क्वालिटी होगी। फिर उसके बाद एथिकल रिक्वायरमेंट्स। अब आप और हम मिलकर काम करेंगे, तो काम करते दौरान आपने और मैंने कुछ एथिक्स का पालन करना है। देखिए हमारे फर्म के अंदर क्वालिटी अचीव करने के लिए हम प्रोटोकॉल्स लगाएंगे, वो मेरी जिम्मेदारी होगी। बट जब मैं और आप मिलके जब हम लोग काम करेंगे, हम सबको एक चीज को फॉलो करनी है, वो होगी कौन सी, द प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। सिंपल एग्जांपल, जैसे आपको पूरा काम ऑनेस्टी के साथ करना है, इंटीग्रिटी, आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है। मतलब क्लाइंट ने इंफॉर्मेशन दिया आपको, मैं ऐसा बिजनेस करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, ये करता हूं। आप जाते हो कॉम्पिटिटर के पास, उसके इंफॉर्मेशन चाहिए क्या, ला इधर 5 लाख रुपए तेरे को इंफॉर्मेशन देता हूं, ये इसका क्लाइंट कौन कौन है, कैसा सीक्रेट है, इसके बिजनेस का क्या है। अलाउड है क्या ये, नहीं। ये एथिक्स है, ये एथिक्स है, आप समझो। नहीं तो वो क्लाइंट आप सीए को सारी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। वो आप कॉम्पिटिटर को लीक कर दोगे वो इंफॉर्मेशन, उसका धंधा चौपट हो जाएगा। किस वजह से, ऑडिट कराने की वजह से। आपने ऑडिटर ने क्या किया, बाहर जाके मुंह खोल दिया। समझ रहे बात को। तो प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स आपको फॉलो करना है। आई बात समझ में। आप तैयार हो ये सब चीजें फॉलो करने के लिए। हमने कहा हां जी। फिर क्लाइंट आता है आपके पास, बोलता है देखिए सर हम रेडी है। क्लाइंट आता है बोलता है ओके चलिए काम करिए। तो डायरेक्टली ऐसा रिश्ता पक्का नहीं करेंगे, डायरेक्टली एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे, कुछ सोच विचार करेंगे कि वो हमें ऐसे ऐसे काम करने देगा ना, हमें जो रिक्वायरमेंट है वो करने देगा ना। वो सारी बातों पे हम लोग चर्चा विमर्श करेंगे। क्योंकि देखो हम डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमको क्या करना है, आप समझिए बात को, हमें अच्छा क्वालिटी का काम करना है। तो हम पहले उनको बोलेंगे कंडीशंस कि मेरे को ऐसा ऐसा काम करने का है, मैं ये रिक्वायरमेंट्स रखेगा, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, क्या आपको मंजूर है क्या। वो बोलेगा हाउ सर। सो देन वी विल एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू विद द क्लाइंट। सो पहले हम क्या करेंगे, लीडर जो है ना, लीडर वो क्या करेगा, वो बोलना पड़ेगा। लीडर जो है वो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर मेंटेनिंग व्हाट, क्वालिटी विद इन द फर्म। आप और हमको क्या कंप्लाई करना है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स। फिर क्लाइंट आएगा, क्लाइंट को क्या बोलना है, पहले तो इंफॉर्मेशन दे, हम ऐसे से वैसे वैसे कर सकते नहीं कर सकते। देन वी विल डू व्हाट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। आगे अब रिश्ता पक्का हो गया। अब चाहिए रिसोर्स, टीम मेंबर्स चाहिए ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, ह्यूमन रिसोर्सेस।
कि आप, मैं, हम सब जाएंगे उस एंगेजमेंट पे काम परफॉर्म करने के लिए। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ? ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्स आने के बाद अब वो क्या करेगा? उस एंगेजमेंट को परफॉर्म करेगा। तो लॉजिकली अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। और जब ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर अपन ने क्या करना है? मॉनिटरिंग। खलास। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है जिससे आप क्वालिटी अचीव कर सकते हो। समझ में आया? रिमेंबर, ऑडिट आइसोलेशन में इंडिविजुअली कोई भी पॉइंट नहीं पढ़ा जा सकता है। ऑडिट के आंसर्स भी आप लिखोगे तो भी आप देखोगे कि आपको बहुत सारे जगहों से आपको रेफरेंस मिलता है, क्योंकि ऑडिट ऐसा नहीं है ना कि इसमें से पढ़ लिया उतना ही आएगा। अनलाइक ईआईएस और एसएम की ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ये स्ट्रेट वे आंसर है, ऐसा ऑडिट में नहीं मिलेगा। आप अगर आज भी आप चैप्टर 1 का अगर आप ना आरटीपी या मॉड्यूल कुछ भी खोल के क्वेश्चंस देखोगे, आपको जगह जगह के दूसरे स्टैंडर्ड्स का भी रेफरेंस मिलेगा। आप बोलेंगे साला ये चैप्टर आईसीए के मॉड्यूल में ये इसका फर्स्ट चैप्टर में रेफरेंस नहीं है बट फर्स्ट आंसर में उसका रेफरेंस है। आप बोलोगे ये कैसा हो गया? ये इसका दर्द गहरा है। ऑडिट में आपको रेफरेंस, जितनी भी वो चीज आपने जहां भी पढ़ी है उसका आपको क्या करना पड़ता है? रेफरेंस देना पड़ता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट ऑडिट। सो देयरफॉर रिमेंबर, जब भी कोई पूछेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ चैप्टर्स, ओनली वन, द एंटायर ऑडिट। इट्स अ फ्लो। समझ रहे बात को? यस। सो बताइए कितने पॉइंट्स हो गए यहां पे? 6। स्टेप बाय स्टेप क्वालिटी मेंटेन करने के लिए पहले जिम्मेदारी कौन उठाएगा? लीडर। फिर क्वालिटी को अचीव करने के लिए साथ ही साथ हमने क्या कंप्लाई करना है? एथिकल रिक्वायरमेंट्स। फिर कौन आएगा? क्लाइंट। फिर उससे क्या करना है? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। कंटिन्यू कर लोगे? यस सर। फिर कौन लगेगा? ह्यूमन रिसोर्सेस। वो आके क्या करेगा? परफॉर्मेंस। दे विल डू व्हाट? परफॉर्मेंस। किसको परफॉर्म करेंगे? एंगेजमेंट। यू रिमेंबर ना द वर्ड, टेक्निकल वर्ड क्या है? एंगेजमेंट। सो दे विल डू द एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। बट जब वो परफॉर्म कर रहे हैं उनके काम के ऊपर अपन ने क्या करना है? मॉनिटरिंग। दैट्स इट, डन। क्लियर एकदम? ये 6 पॉइंट बोल सकते हैं आप मुझे बिना बुक में देखे? फर्स्ट पॉइंट, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, acceptance and continuance of client relationship, human resources, engagement performance and, सही है ना? कल आना है और कल क्या करना है अपने को? एक एक को चुन चुन के इसको अपने को समझना है। कल आएंगे, सुनो मेरी बात को, कल आएंगे एंड स्ट्रेट वे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ व्हाट? द फर्स्ट पॉइंट, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन दी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर है एकदम? अरे बोलो। तो कल रिवीजन नहीं होगा, कल डायरेक्टली आएंगे और इस पार्ट को अपन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल ये 6 पन्ने पढ़ने, कल बहुत खेल लंबा चलेगा अपना, है ना? ओके। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, ऐसे बाय बोलने का ऐसे है ना? चलो।